हेलो बच्चों, वेलकम टू पढ़ ले जेई वंस अगेन। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 10 करने वाले हैं और इस लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर का या फिर मैं बोलूं कि केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, विच इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब कि जो डिफरेंट एलिमेंट्स रहते हैं उनमें जो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं वो कैसे अरेंज्ड रहते हैं, कैसे फिल्ड रहते हैं डिफरेंट सबसेल्स में, डिफरेंट ऑर्बिटल्स में, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग कुछ रूल्स भी देखेंगे और उन रूल्स के अकॉर्डिंग हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर लेट्स से कि हमको अपने घर में, जैसे मान लो कि आपका घर जो है वो बहुत बड़ा है, मतलब आप बहुत ही अमीर आदमी हो, मान लो मानने में क्या जा रहा है, मान लेते अपन कि हाँ भाई अपन बहुत अमीर आदमी है, 4-5 फ्लोर का घर है। तो अगर आप घर में घुसेंगे तो सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर पे एंट्री मारेंगे या फिर सीधा तीसरे फ्लोर पे एंट्री मार जाएंगे? ऑब्वियसली आप लोग क्या करेंगे, पहले ग्राउंड फ्लोर पे एंट्री मारेंगे। अगर आप बाहर से कहीं से आ रहे हैं तो पहले ग्राउंड फ्लोर पे जाओगे, फिर सीढ़ी चढ़ के फर्स्ट फ्लोर पे जाओगे, फिर सीढ़ी चढ़ के सेकंड फ्लोर पे जाओगे। हो सकता है कि भाई आप और भी ज्यादा रिच इंसान हो तो हो सकता है आपके घर में लिफ्ट लगी हुई हो, तो लिफ्ट लगी हुई होगी तो भी आप डायरेक्टली सेकंड थर्ड में जा सकते हो, लेकिन सबसे पहले तो आपको ग्राउंड फ्लोर पे ही आना पड़ेगा। तो कायदे की बात यह है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हम लोग फिल करेंगे ना डिफरेंट एलिमेंट्स में, वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एनर्जी के ऑर्डर के अकॉर्डिंग फिल करेंगे। मतलब जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी उस में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे। जब वो पूरी भर जाएगी तो उसके बाद में उससे ज्यादा एनर्जी वाले एनर्जी लेवल में या सब सेल में इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे। उसके ऊपर फिर उससे ऊपर वाले एनर्जी लेवल में फिल करेंगे। सो द बेसिक आइडिया अबाउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज दैट इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी ऑर्डर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है। इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन्स का, इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन्स के लिए या इलेक्ट्रॉन्स का, और कॉन्फ़िगरेशन मतलब अरेंजमेंट इन डिफरेंट सबसेल्स, अरेंजमेंट इन डिफरेंट सबसेल्स, अरेंजमेंट इन डिफरेंट सबसेल्स। ठीक है, हम लोगों को इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट देखना है किसमें? डिफरेंट सबसेल्स में, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट सबसेल्स। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बताएगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हम लोग इसको लिख ले रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब कॉन्फ़िगरेशन को मैं बार बार पूरा कॉन्फ़िगरेशन ना लिख के ऐसे लिख लूंगा CONF, तो कॉन्फ़िगरेशन हो गया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन टेल्स अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टेल्स अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट सबसेल्स या फिर बोलूंगा एनर्जी लेवल्स। देखो भाई, जो मैं यहां पर कर रहा हूं आप इसको पूरा एक प्रॉपर लेक्चर की तरह समझिए और जो मैं नोट कर रहा हूं उसके साथ साथ में आप नोट्स बनाइए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना कि हाँ ठीक है यूट्यूब पे कोई वीडियो देख रहे हैं तो भाई चलो ठीक है बस सुन लेते हैं क्या बोल रहा है सामने वाला। आपको साथ साथ में नोट जरूर करना है। ठीक है, सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन टेल्स अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट सबसेल्स और डिफरेंट एनर्जी लेवल्स। तो अब डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में अगर इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे, अरेंज करेंगे, तो सबसे पहले जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी उसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे, उसके बाद ऊपर वाले में करेंगे, उसके बाद उससे ऊपर वाले में। सो इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड या अरेंज्ड, इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड एज पर द एनर्जी लेवल, एज पर द एनर्जी लेवल। इलेक्ट्रॉन्स जो हम लोग फिल करेंगे वो किसके अकॉर्डिंग फिल करेंगे? एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग फिल करेंगे। मतलब जिसकी सबसे कम एनर्जी होगी, लोवेस्ट एनर्जी होगी, उसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। क्या बोल रहा हूं? इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड एज पर द एनर्जी लेवल, मतलब जिसकी लोवेस्ट एनर्जी होगी, लोवेस्ट एनर्जी, उसको हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले फिल करेंगे। लोवेस्ट एनर्जी है तो फिल्ड फर्स्ट, और फिर उसके हिसाब से उससे ऊपर वाले को फिल करेंगे, उससे ऊपर वाले को फिल करेंगे, उससे ऊपर वाले को फिल करेंगे। तो इसका मतलब है कि हमको एनर्जी ऑर्डर पता होना चाहिए
मानते हो कि नहीं मानते हो? भाई हमको एनर्जी ऑर्डर पता होगा तभी तो हमें यह पता चलेगा कि किसमें पहले इलेक्ट्रॉन भरना है, किसमें पहले इलेक्ट्रॉन भरना है। अगर हमको एनर्जी ऑर्डर ही नहीं पता है, हमको एनर्जी ऑर्डर ही नहीं पता है तो कैसे भर पाएंगे इलेक्ट्रॉन्स? तो इसका मतलब है कि हमें एनर्जी ऑर्डर पता होना चाहिए। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं एनर्जी ऑर्डर की। सबसे पहले किसके लिए बात कर लेते हैं? एनर्जी ऑर्डर की। और इस एनर्जी ऑर्डर में मैं आपको एक ऐसी चीज बताऊंगा जो जनरली आपको मतलब कहीं और देखने को नहीं मिलेगी। जो एक मेन चीज होती है जनरली बस लोग वही बता के निकल जाते हैं, लेकिन इसमें एक छोटी सी डिटेल भी रहती है। तो एनर्जी ऑर्डर जो है वो दो टाइप के स्पीसीज के लिए हम लोग लिखते हैं, एक सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए और एक मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए। सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए और मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए। मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज मतलब जिनमें सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। तो सबसे पहले हम लोग जो एनर्जी ऑर्डर लिख रहे हैं वो है फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होगा। तुम बोलोगे सर एक इलेक्ट्रॉन है तो फिर उसको भर दो सबसे नीचे वाले में, और पूरा एनर्जी ऑर्डर ज्ञात करने की क्या जरूरत है? देखो इलेक्ट्रॉन तो एक ही है, रहेगा वो सबसे नीचे ही, लेकिन हमें फिर भी एनर्जी ऑर्डर पता होना चाहिए। सो फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, जैसे सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में एक अपना H एटम आ गया। क्या H एटम ही ऐसा है? नहीं भाई, हीलियम प्लस भी ले सकते हैं, नहीं भाई लिथियम 2+ भी ले सकते हैं। ऐसे स्पीसीज के लिए जो एनर्जी है वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? N पे डिपेंड करता है। क्या बोल रहा हूं? फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज एनर्जी इज डिपेंडेंट, एनर्जी इज डिपेंडेंट अपॉन वैल्यू ऑफ N, दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और N की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो एनर्जी क्या होगी भाई? एनर्जी इंक्रीज करेगी। मतलब फर्स्ट लेवल की एनर्जी सबसे कम होगी, सेकंड की उससे ज्यादा, थर्ड की उससे ज्यादा, फोर्थ की उससे ज्यादा, ऐसे एनर्जी बढ़ती जाएगी। अब आपको अगर याद हो तो जो ये फर्स्ट सेल है, ये सेकंड सेल है, ये थर्ड सेल है। अब इस फर्स्ट सेल में हमारे पास में सब सेल होती है जिसका नाम है 1s। सेकंड सेल में दो सब सेल प्रेजेंट होती हैं 2s और 2p। थर्ड सेल में हमारे पास में तीन सब सेल प्रेजेंट होती हैं 3s 3p और 3d। और फोर्थ में होती हैं 4s 4p 4d और 4f। ऐसे ही सब सेल्स प्रेजेंट होती हैं। पहले वाले में 1s, दूसरे वाले में 2s और 2p, तीसरे वाले में 3s 3p 3d, चौथे वाले में 4s 4p 4d 4f। तो अगर मैं 2s और 2p की बात करूंगा तो 2s के लिए n की वैल्यू 2, 2p के लिए n की वैल्यू 2, तो n की वैल्यू तो 2 ही है। तो चेंज क्या हो रहा है? इनके लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर यानी कि L की वैल्यू चेंज हो रही है। अब L के बारे में समझाऊं तो ये S सब सेल है, ये P सब सेल है, ये D सब सेल है और ये F सब सेल है। तो L की वैल्यू क्या होगी? इसके लिए 0, इसके लिए 1, इसके लिए 2 और इसके लिए 3। ठीक है जी। तो इसका मतलब ये है कि 2s और 2p में L की वैल्यू डिफरेंट है, लेकिन L का कोई रोल ही नहीं है यहां पर। हाइड्रोजन एटम या फिर सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए जो एनर्जी है वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड कर रही है? N पे डिपेंड कर रही है। N इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, तो दोनों की एनर्जी क्या आएगी? सेम आएगी। अगर 3s 3p 3d की बात करेंगे तो N की वैल्यू सभी में 3 है। तो चेंज क्या हो रहा है? L की वैल्यू चेंज हो रही है। इसके लिए L की वैल्यू 0, इसके लिए L की वैल्यू 1, इसके लिए L की वैल्यू 2, लेकिन L पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। और ये सिर्फ और सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए बात कर रहा हूं। तो आप क्या ये बोल सकते हो कि 4H एटम या फिर 4 सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज H एटम या फिर सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए जो एनर्जी ऑर्डर है वो कुछ ऐसा होगा कि 1s की एनर्जी सबसे कम। क्या होगा? 1s की एनर्जी सबसे कम। 2s और 2p की आपस में तो बराबर होगी लेकिन 1s से ज्यादा होगी। डायग्राम भी बना दूंगा तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इधर की तरफ 3s इज इक्वल टू 3p इज इक्वल टू 3d हो जाएगा। उससे ज्यादा देखेंगे तो 4s इज इक्वल टू 4p इज इक्वल टू 4d इज इक्वल टू 4f। बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है? ये होगा सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए। तो सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में हमारा एनर्जी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? N पे डिपेंड करता है। इसके लिए N की वैल्यू 1, इनके लिए N की वैल्यू 2 है। N की वैल्यू 2 है ना, इसके लिए N की वैल्यू 1, इसके लिए N की वैल्यू 2, तो इसकी एनर्जी ज्यादा होगी।
अब इन दोनों में तो एल ही तो चेंज हो रहा है, एन की वैल्यू तो चेंज ही नहीं हुई, तो एनर्जी इन दोनों की बराबर होगी। इधर की तरफ एन की वैल्यू 3, इधर की तरफ एन की वैल्यू 4। अब अगर इसी चीज को डायग्राम से बनाएंगे तो क्या होगा, इसी चीज को डायग्राम से बनाएंगे, है ना। और ये याद रखना कि एच एटम के लिए बोल रहा हूं या फिर सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए बोल रहा हूं। तो इधर तो हो जाएगा भाई 1s, इधर तो हो जाएगा 1s। क्यों, देखना ध्यान से देखना, इधर तो हो जाएगा 1s, इधर की तरफ देखोगे तो 2s और 2p, इधर की तरफ देखोगे तो 3s 3p और 3d, इधर की तरफ देखोगे तो 4s 4p 4d 4f। ये क्या है, अपना एनर्जी है। क्या है बोलो, एनर्जी। तो ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो अपना ये एनर्जी लेवल्स है, मतलब 1s की एनर्जी सबसे कम है, उससे ऊपर 2s की भी होगी और 2p की भी होगी, मतलब 2s और 2p आपस में बराबर है, 3s 3p 3d ये आपस में बराबर है, 4s 4p 4d 4f आपस में बराबर है, ठीक है। अच्छा, n इज इक्वल टू 1 जिसकी एनर्जी सबसे कम है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्राउंड स्टेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे बोलो, ग्राउंड स्टेट। क्या बोलेंगे, ग्राउंड स्टेट। इधर की तरफ क्या हो जाएंगी, ये ग्राउंड स्टेट है, इसके ऊपर वाली जितनी भी है वो सारी की सारी क्या होंगी, एक्साइटेड स्टेट्स होंगी। क्या होंगी बोलो, एक्साइटेड स्टेट्स। तो मतलब ये सारी की सारी एक्साइटेड स्टेट है। तो एक्साइटेड स्टेट n इज इक्वल टू 2 से शुरू हो रहा है कि नहीं हो रहा है बोलो भाई, नीचे वाली तो ग्राउंड स्टेट है और इसके ऊपर वाली जितनी भी है वो सारी की सारी एक्साइटेड स्टेट्स। तो ये क्या हो जाएगी, अपनी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। सही है क्या, ये क्या हो जाएगी, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। अगर इसके बारे में बोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सेकंड एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट को मैं ES लिख देता हूं, सेकंड एक्साइटेड स्टेट। ये क्या हो जाएगा बोलो, थर्ड एक्साइटेड स्टेट। समझ आ रही है बात, थर्ड एक्साइटेड स्टेट। अच्छा, और आपको पता है कि इन डिफरेंट सबसेल्स में भी क्या प्रेजेंट होती हैं, ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होती हैं। तो जैसे 1s में तो एक डब्बा होता है, ये तो 1s का डब्बा हो गया, ये एनर्जी वैल्यू हो गई इसकी, ऐसे मान लेते हैं ये 1s की एनर्जी हो गई, ठीक है जी, ये 1s की एनर्जी हो गई। n इज इक्वल टू 2 में देखोगे तो क्या हो जाएगा, 2s और 2p में कितने डब्बे, 3 डब्बे, है ना, 2px 2py 2pz। तो ये n इज इक्वल टू 2 हो गया। ये क्या हो गया बोलो, n इज इक्वल टू 2। n इज इक्वल टू 3 में देखेंगे, ये n इज इक्वल टू 3, ये n इज इक्वल टू 2, ये n इज इक्वल टू 1। n इज इक्वल टू 3 में देखेंगे तो क्या होगा बोलो, n इज इक्वल टू 3 में देखेंगे तो भाई साहब 3s भी होगा, वहीं पर एनर्जी मिलेगी हमको 3p की भी, वहीं पर एनर्जी मिलेगी हमको किसकी, 3d की भी। यही तो है। अगर n इज इक्वल टू 4 की बात करोगे तब क्या बोलेंगे, n इज इक्वल टू 4 की बात करोगे तो 4s मिलेगा यहां पर, 4p मिलेगा यहां पर, 4d मिलेगा यहां पर, और 4f भी मिल जाएगा यहीं पर, और ऐसे ही और ऊपर जाते जाओगे, 1 2 3 4 5 6 4f। ठीक है, अब इसको ना थोड़ा ऐसे समझना कि ये हमारा ग्राउंड फ्लोर है, ठीक है, ये ग्राउंड फ्लोर है और इसमें एक ही कमरा है, ठीक है, ये ग्राउंड फ्लोर है, इसमें कितने कमरे हैं, एक ही कमरा है। फिर ऊपर वाले फ्लोर में गए, ऊपर वाले फ्लोर में गए, अब इस फ्लोर में कितने कमरे दिख रहे हैं आपको, मतलब ये जो डब्बा है, ये जो ऑर्बिटल है, इसको मैं एक कमरा बोल देता हूं, तो ये एक कमरा है और इधर 3 कमरे हैं, तो टोटल कितने कमरे दिखे, 4 कमरे दिखे। मतलब ये चारों कमरे सेम एनर्जी लेवल पे हैं, ये चारों कमरे क्या है, सेम एनर्जी लेवल पे हैं। इधर की तरफ देखोगे, ऊपर आओगे, एक ये कमरा मिल गया, 3 ये कमरे मिल गए और 5 ये कमरे मिल गए, 5 और 3 8 और 1 9। यहां पर 9 कमरे प्रेजेंट है, मतलब इस फ्लोर पे 9 कमरे प्रेजेंट है जिनकी एनर्जी वैल्यू क्या है, सभी की बराबर है। इधर की तरफ देखोगे, बताना इस फ्लोर पे कितने कमरे हैं भाई, तो 1 इधर की तरफ, 3 इधर की तरफ, 5 इधर की तरफ और 7 इधर की तरफ। 7 और 5 12 और 2 14, नहीं 7 और 5 12 और 3 15 और 1 16, 16 कमरे हैं इसमें। और यहां पर जो ये नंबर ऑफ कमरे जो हम लोग बोल रहे हैं, इसको मैं बोलता हूं डीजनरेसी। ये वर्ड आपको बहुत कम सुनने को मिलेगा, ये जो वर्ड है ये आपको बहुत ही कम सुनने को मिलेगा, विच इज कॉल्ड डीजनरेसी। क्या बोल रहे हैं, डीजनरेसी। डीजनरेसी मतलब आप ऐसे समझो कि एक फ्लोर पे कितने कमरे हैं, जैसे इस वाले की डीजनरेसी पूछी आपसे तो 1 होगी क्योंकि एक ही कमरा है।
इस वाले की डीजनरेसी बताना कितनी होगी, तो इसमें कितने कमरे हैं देख लो, कितने हो गए, 4 कमरे हो गए, तो इसकी डीजनरेसी कितनी होगी 4। इस वाले की डीजनरेसी कितनी हो जाएगी, तो 5 और 3 8 और 1 9, 9 कमरे हैं, तो इसकी डीजनरेसी कितनी हो जाएगी 9। इसकी डीजनरेसी कितनी हो जाएगी 16। सो डीजनरेसी इज बेसिकली नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स हैविंग इक्वल एनर्जी वैल्यू। डीजनरेसी किसको रिप्रेजेंट करता है, मैं डेफिनेशन भी लिख देता हूं, ठीक है। डीजनरेसी, डीजनरेसी को क्या बोलेंगे, डीजनरेसी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स हैविंग इक्वल एनर्जी वैल्यू, नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स हैविंग इक्वल एनर्जी वैल्यू। जैसे इधर की तरफ ये n इज इक्वल टू 1 है और इसमें खाली एक ही सबसेल प्रेजेंट होता है 1s, तो इसका डीजनरेसी 1 हो जाएगा। इसमें तो एक ही एनर्जी लेवल है, तो इसका डीजनरेसी 1। मान लो n इज इक्वल टू 2 है, क्या है बोलो, क्या है बोलो, n इज इक्वल टू 2, तो उसमें ये हो गया 2s और ये हो गया 2p, और 2p में भी देखोगे तो 2px, 2py और 2pz। अब इसमें बताओ कितने कमरे हैं जिनकी एनर्जी वैल्यू सेम है, 4 कमरे हैं, तो डीजनरेसी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अगर n इज इक्वल टू 3 की बात करोगे तो ये 3s, इधर की तरफ 3p में 3 कमरे आ जाएंगे, 3d में कितने आएंगे बोलो, 5 कमरे आएंगे, तो 5 और 3 8 और 1 9, इसकी डीजनरेसी कितनी हो जाएगी, इसकी डीजनरेसी हो जाएगी 9। समझ रहे हो क्या, n इज इक्वल टू 1 मतलब क्या हो गया, ग्राउंड स्टेट। अच्छा जी, n इज इक्वल टू 2 मतलब क्या हो गया, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। क्यों, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। n इज इक्वल टू 3 मतलब क्या हो जाएगा, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। ऐसे बाकी के एक्साइटेड स्टेट्स भी हो सकते हैं। तो डीजनरेसी का फंडा क्लियर हो गया। कोई भी एनर्जी लेवल है उसमें कितने एनर्जी लेवल्स हैं जिनकी एनर्जी वैल्यू क्या है, सेम है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उस एनर्जी लेवल की डीजनरेसी बोलेंगे। अंडरस्टूड। ये तो हाइड्रोजन एटम के लिए बात होगी, अभी बाकी किसी मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए बात करेंगे तो भी ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डीजनरेसी का डेफिनेशन क्या होगा, डीजनरेसी नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स हैविंग इक्वल एनर्जी। अब जैसे मैं आपसे क्वेश्चन में पूछता हूं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज डीजनरेसी ऑफ थर्ड एक्साइटेड स्टेट फॉर H एटम। किसके लिए बात कर रहे हैं, H एटम के लिए, H एटम के लिए जो थर्ड एक्साइटेड स्टेट है उसका डीजनरेसी कितना होगा। तो पहली बात तो हाइड्रोजन एटम है तो सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसी होगा, और उसमें भी थर्ड एक्साइटेड स्टेट, तो थर्ड एक्साइटेड स्टेट मतलब n इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। थर्ड एक्साइटेड स्टेट मतलब n इज इक्वल टू 4। अब जब n इज इक्वल टू 4 में देखोगे तो 4s की जितनी एनर्जी होगी उतनी ही 4p की होगी, उतनी ही 4d की होगी, बोलो हाँ या ना, और उतनी ही 4f की होगी। सही है क्या, 4f की होगी। 4s इधर 4p में क्या आते हैं, 4px, 4py, 4pz। 4d में कौन कौन से आते हैं, ये नाम भी आपको याद होने चाहिए। 4p में क्या क्या आती है बोलो, 4px, 4py, 4pz। 4d में क्या क्या आएगा बोलो, 5 नाम आते ना, तो जैसे 4dxy, 4dyz और 4dxz। 3 तो ये ऐसे सीधे सीधे याद रख सकते हो भाई, 3 एक्सिस होती है एक्स वाई जेड, तो एक एक्स वाई ले लो, फिर वाई जेड ले लो, और फिर एक्स जेड ले लिया, तो 3 तो ये हो गई। फिर एक होती है अपनी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो ये 4d एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और 4d जेड स्क्वायर। 5 एनर्जी लेवल्स हो गए। 4f में भी ऐसे 7 होते हैं, 7 के नाम भी होते हैं, लेकिन वो नाम आपको बिल्कुल भी याद रखने की जरूरत नहीं है। हमसे पूछा है कि इस एनर्जी लेवल की डीजनरेसी कितनी है, तो भाई इसमें कितने कमरे दिखाई दे रहे हैं, 7 कमरे इसमें है, 5 कमरे इसमें है, 3 कमरे इसमें है, 2 कमरे इसमें, मतलब 1 इसमें, 7 और 5 12,
3 15 और 1 16, तो डीजेनरेसी कितना आ गया 16 आ गया। बोलो है ना, क्लियर हो गया। बस इतना सा ही देखना हमको, इतना सा ही देखना है डीजेनरेसी का, इतना ही मतलब है, कोई डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं है। काफी बार इस पे क्वेश्चंस पूछे हुए भी हैं। तो सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का यहां पर अपना काम जो है वो खत्म होता है। ठीक है, अब हम लोग जो बात करेंगे, अच्छा हाइड्रोजन के लिए हमारे पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स है बताना? 1 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के लिए क्या है बोलो? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो सबसे पहले 1s एनर्जी लेवल है, तो ऑब्वियसली उस इलेक्ट्रॉन को कहां पर रखोगे? 1s में रखोगे। हम लोग मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए बात करते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या बात करेंगे? 4 मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। 4 मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में जिसमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, उनमें भी इलेक्ट्रॉन्स हम लोग फिल करेंगे एनर्जी ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही। लेकिन जो एनर्जी ऑर्डर है वो अब सिर्फ और सिर्फ n पे डिपेंड नहीं करेगा। किस पे डिपेंड करेगा? n+l पे डिपेंड करेगा। मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए जो एनर्जी ऑर्डर है वो किस पे डिपेंड करेगा? n+l पे डिपेंड करेगा। मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए एनर्जी ऑर्डर विल बी डिपेंडेंट अपॉन n+l वैल्यू। किस पे? n+l पे डिपेंड करेगा। मतलब n+l की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना ही एनर्जी ज्यादा होगा। n+l की वैल्यू जितनी ज्यादा उतना ही एनर्जी भी ज्यादा। लेकिन कभी अगर ऐसा हो गया, मान लो कि n+l की वैल्यू सेम आ गई, तो क्या एनर्जी सेम होगी? नहीं, n+l की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी एनर्जी उतनी ज्यादा। लेकिन अगर n+l सेम है, इफ n+l इज सेम, तो क्या बोलेंगे कि जिसका n ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा। अभी मैं एग्जांपल से समझाऊंगा तो ज्यादा क्लियर होगा। बस आपको क्या याद रखना है कि मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में जो एनर्जी वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करेगी? n+l पे डिपेंड करेगा। जिसका n+l वैल्यू ज्यादा उसका एनर्जी भी ज्यादा, जिसका n+l ज्यादा उसका एनर्जी वैल्यू भी ज्यादा। और अगर n+l की वैल्यू सेम हो गई तो इसका मतलब ये नहीं कि एनर्जी सेम होगी, फिर उसमें n देखेंगे, जिसका n ज्यादा उसका एनर्जी ज्यादा। एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, अब हम लोग जितने भी एग्जांपल्स देखेंगे वो मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए देखेंगे। जब तक हमें क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया हो तब तक हम लोग अज्यूम करेंगे कि हाँ भाई मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज ही है। जब क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन करेगा कि भाई सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए, तब हम लोग वो चीज लेंगे। तो हम लोग जैसे क्वेश्चन में बोला कि कंपेयर एनर्जी ऑफ 2s एंड 2p, और कुछ भी मेंशन नहीं किया, तो कुछ भी मेंशन नहीं किया तो अंडरस्टूड है कि मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की बात कर रहे हैं। लेकिन हम लोग अभी लिख देते हैं कि 4 हीलियम एटम है जैसे। ठीक है, तो हीलियम एटम है तो ऑब्वियसली मतलब एनर्जी, मतलब हीलियम एटम है तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। 2 इलेक्ट्रॉन मतलब मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसी हो गया। मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसी मतलब जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 से ज्यादा हो। अब 1 से ज्यादा है तो 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। तो कंपेयर एनर्जी ऑफ 2s एंड 2p। अब अगर यही चीज हाइड्रोजन एटम के लिए होती तब तो ये दोनों एनर्जी वैल्यू बराबर होती, लेकिन हीलियम के लिए हम लोग क्या देखेंगे? n+l की वैल्यू देखेंगे। तो इधर की तरफ लिख लेते हैं 2s, इधर की तरफ लिख लेते हैं 2p। अगर n की वैल्यू की बात करोगे तो इधर की तरफ n कितना? 2, इधर की तरफ n कितना? 2, क्योंकि जो पहला नंबर लिखा होता है वो n होता है, तो n इधर भी 2 है, इधर भी 2 है। l की वैल्यू बात करोगे तो मैं फिर से लिख देता हूं इधर की तरफ s p d f 0 1 2 3, यही होगा ना, SPDF 0 1 2 3। तो 2s है मतलब s सब सेल है तो l की वैल्यू 0, और इधर 2p है मतलब l की वैल्यू 1। तो अब हमको देखना है n+l। n+l कितना आ जाएगा? 2 + 0 यानी कि 2 आ गया। इधर n+l देखोगे तो 2 + 1 यानी कि 3 आ गया। इसके लिए n+l आया 3, इसके लिए आया 2। किसके लिए n+l की वैल्यू ज्यादा है? इसके लिए n+l वैल्यू ज्यादा है, तो इसी की एनर्जी भी क्या होगी? ज्यादा होगी। मतलब हीलियम एटम के लिए मैं क्या बोलूंगा कि एनर्जी ऑफ 2p विल बी ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ 2s। बोलो क्लियर है क्या? 2p की एनर्जी 2s से ज्यादा होगी। कब? मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में। यहीं पर सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की बात करते तो फिर उसमें दोनों की बराबर होती क्योंकि n की वैल्यू सेम है। लेकिन मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में हम लोग क्या करेंगे?
क्या करेंगे, हम लोग n+l की वैल्यू देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ n नहीं देखेंगे, n+l की वैल्यू देखेंगे। हाँ, अगर n+l सेम आ गया तब उसके बाद में n को चेक करेंगे, लेकिन जब तक n+l की वैल्यू डिफरेंट आ रही है तो एनर्जी भी डिफरेंट आएगी, और जिसमें n+l ज्यादा उसकी एनर्जी भी ज्यादा। अंडरस्टूड? नोट करो यार ये। नोट कर लिया यार? नोट कर लिया? चलो हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। मान लो ये है अपना 4s और ये है 3d। ठीक है, ये है 4s और ये है 3d। जैसे ऐसे क्वेश्चन कर लेते हैं अपन। जैसे क्वेश्चन में बोला है कि क्वेश्चन कुछ ऐसा है, कंपेयर एनर्जी ऑफ 4s and 3d for H atom and H minus ion। ठीक है, ऐसा एक क्वेश्चन आया हुआ भी है, तो वही क्वेश्चन कर लेते हैं। हमको 4s और 3d की एनर्जी कंपेयर करनी है, किसके लिए? एक बार H एटम के लिए और एक बार H माइनस आयन के लिए। तो मैं इधर की तरफ H एटम लिख लेता हूं, इधर की तरफ H माइनस आयन लिख लेता हूं। ठीक है, H माइनस आयन। अब H एटम में और H माइनस में डिफरेंस क्या है? अगर H एटम की बात करोगे तो उसमें खाली एक इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसी हो गया। क्या हो गया बोलो? सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसी। क्या हो गया बोलो? सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसी। H माइनस है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 हो गए, तो ये मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसी में आ जाएगा। मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसी। अब सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसी में तो भाई एनर्जी खाली किस पे डिपेंड करती है? एन पे डिपेंड करती है। सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसी में एनर्जी वैल्यू खाली किस पे डिपेंड करती है? एन पे। तो अगर 4s और 3d में देखोगे तो एनर्जी ऑफ 3d कम होगी एनर्जी ऑफ 4s से। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें n की वैल्यू 3 है, इसमें n की वैल्यू 4 है। इसमें n की वैल्यू 3, इसमें n की वैल्यू 4। और हमको खाली n देखना है, n+l नहीं देखना है, n देखना है। इसमें n की वैल्यू 3 है, इसमें n की वैल्यू 4 है। इसमें n की वैल्यू ज्यादा है तो एनर्जी भी ज्यादा होगी। अरे हमने ये डायग्राम भी बनाया इनफैक्ट, देखो ये वाला, ये वाला। तो देखो 3d यहां पर आ रहा होगा, n = 3 में 3d यहां पर आ रहा होगा, और जो 4s है देखो यहां पर, ये 3d यहां पर है और 4s यहां पर है। तो देख रहे हो 3d की एनर्जी कम है, 4s की ज्यादा है। ये हाइड्रोजन एटम के लिए है, 3d की एनर्जी कम है, 4s की ज्यादा है, क्योंकि n की वैल्यू उसके लिए ज्यादा है। तो एनर्जी ऑफ 3d कम हो गया, 4s का ज्यादा हो गया। लेकिन मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसी में क्या देखेंगे? n+l देखेंगे। तो ये हो गया 3d और इधर हो गया 4s। 3d के लिए n की वैल्यू तो 3 आएगी, लेकिन l की वैल्यू कितनी आएगी? 2। अरे SPDF 012, तो n+l कितना आया? 3 + 2 5 आ गया। और इधर की तरफ n की वैल्यू तो 4 आएगी, लेकिन l की वैल्यू 0, तो n+l कितना आया? 4 + 0 4। अब यहां पर n+l की वैल्यू 5 आ रही है, यहां पर n+l की वैल्यू 4 आ रही है। इसके लिए n+l ज्यादा है तो इसकी एनर्जी ज्यादा होगी, मतलब इधर की तरफ एनर्जी ऑफ 3d ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ 4s। बात समझ आ रही है? पलटी मार गया बाजी। सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसी में 4s ऊपर था, मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसी में 3d ऊपर चला जाएगा, क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसी में जो एनर्जी है वो सिर्फ और सिर्फ n पे डिपेंड करता है, और मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसी में जो एनर्जी वैल्यू है वो n+l पे डिपेंड करता है। ठीक है, चलो एक एग्जांपल और कर लेते हैं। 6s 4f 5d और 6p, ये एनर्जी वैल्यूज हैं। इनमें हमें, और ये मतलब मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसी की बात कर रहे हैं, 4 मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसी, मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसी। तो मुझे बताना है कि एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा? तो ये 6s लिख लेता हूं मैं इधर की तरफ, फिर ये 4f लिख लेता हूं, फिर 5d लिख लेता हूं, और फिर 6p लिख लेता हूं। तो 6s के लिए n की वैल्यू 6, l की वैल्यू 0। इधर की तरफ SPDF फिर से लिख देता हूं भाई, SPDF
0 1 2 3, तो 6s है, तो n की वैल्यू 6, l की वैल्यू 0, तो n प्लस l कितना आ गया 6 प्लस 0 यानी कि 6। इधर की तरफ 4f है, तो n की वैल्यू तो 4 है, लेकिन l की वैल्यू कितनी होगी बोलो, f सबसे l के लिए 3, तो n प्लस l कितना आ गया 7 आ गया। इधर की तरफ n की वैल्यू 5, l की वैल्यू 2, तो n प्लस l कितना आ गया फिर से 7। इधर n की वैल्यू 6, l की वैल्यू 1, तो n प्लस l कितना आ गया फिर से 7 आ गया। तो इतनी बात तो समझ आ रही है कि 6s की एनर्जी सबसे कम होगी, 6s की एनर्जी सबसे कम होगी क्योंकि इसके लिए n प्लस l की वैल्यू सबसे कम है। अब इसमें n प्लस l सभी के लिए 7 आ रहा है, तो क्या इनकी एनर्जी बराबर होगी? बिल्कुल भी नहीं होगी। मैंने क्या बोला था कि पहले n प्लस l चेक करो, अगर n प्लस l सेम आ जाए तो क्या बोलेंगे, जिसका n ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा। तो n प्लस l इसका सबसे कम आ गया, तो इतना तो समझ में आ रहा है कि 6s का एनर्जी सबसे कम होगा। एनर्जी ऑर्डर में देखेंगे तो 6s का एनर्जी सबसे कम होगा। अब इसमें और इसमें क्या इक्वल होगी एनर्जी? बिल्कुल भी नहीं होगी इक्वल। तो इसका n प्लस एल भी 7, इसका n प्लस एल भी 7, इसका n प्लस एल भी 7। तो अब क्या करेंगे, n की वैल्यू चेक करेंगे। जब n प्लस एल सेम आ गया तो क्या करेंगे, n की वैल्यू चेक करेंगे। इसमें n की वैल्यू 4, इसमें 5, इसमें 6, इसका n वैल्यू सबसे ज्यादा है, इसका n वैल्यू सबसे ज्यादा है, तो इसकी एनर्जी भी सबसे ज्यादा होगी। तो 6p की सबसे ज्यादा, उससे कम 5d की, उससे कम 4f की। समझ में आया? क्या सीधा n चेक कर लोगे? नहीं, सीधा n चेक नहीं करेंगे। और अगर सिर्फ और सिर्फ n चेक करना होता तो उसके हिसाब से 4f की एनर्जी सबसे कम आनी चाहिए थी, लेकिन एनर्जी सबसे कम किसकी आ रही है, 6s की। मतलब सबसे पहले n प्लस l चेक करना है। सबसे पहले क्या चेक करना है, n प्लस l। और जब n प्लस l की वैल्यू अगर ना बता पाए, जैसे इस केस में हमको n प्लस l की वैल्यू से नहीं पता चल पा रहा क्योंकि n प्लस l की वैल्यू सभी में 7 आ गई, तो फिर उस केस में हम लोग क्या करेंगे, n की वैल्यू को चेक करेंगे। समझ में आ गई बात? अब वैसे तो हम लोग ये कंपैरिजन कर सकते हैं, वैसे तो हम लोग ये कंपैरिजन कर सकते हैं, और इसी को एक सिस्टमैटिक तरीके से बताया एक ऑफबाउ नाम के इंसान ने। किसने? ऑफबाउ नाम के इंसान ने। तो जो सबसे पहला रूल है दैट इज ऑफबाउ प्रिंसिपल। ऑफबाउ प्रिंसिपल, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं n प्लस एल रूल। क्या बोलते हैं? n प्लस एल रूल। ऑफबाउ प्रिंसिपल या फिर n प्लस एल रूल। ये कुछ नहीं बोलता, ये यही बोलता है कि इलेक्ट्रॉन्स जब हम लोग फिल करते हैं ना तो n प्लस एल के अकॉर्डिंग फिल करेंगे, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग अपनी एनर्जी ऑर्डर रहती है। तो n प्लस एल रूल क्या बोलता है, या फिर ऑफबाउ प्रिंसिपल क्या बोलता है कि इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड, electrons are arranged in increasing order, increasing value of energy, which follows n plus l value, which follows n plus l value। इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग किस में अरेंज करेंगे, किस तरीके से फिल करेंगे, n प्लस एल के हिसाब से फिल करेंगे। मतलब जिसका n प्लस एल वैल्यू ज्यादा उसका एनर्जी भी ज्यादा। अब उसी को उसने एक सिस्टमेटिक तरीके से लिख लिया। जैसे n इज इक्वल टू 1 है तो उसमें 1s सब सेल होती है, n इज इक्वल टू 2 है तो उसमें 2s और 2p होती है, ऐसे हो जाएगा। n इज इक्वल टू 3 है तो इसमें 3s 3p और 3d हो जाएगा। n इज इक्वल टू 4 है तो उसमें 4s 4p 4d और 4f हो जाएगा। n इज इक्वल टू 5 है तो 5s 5p 5d 5f ऐसा हो जाएगा। n इज इक्वल टू 6 है तो 6s 6p 6d 6f, फिर ऐसे ही 6g ऐसे चलता जाएगा, लेकिन उनकी जरूरत नहीं है। 7s 7p 7d 7f, ऐसे ही 8s ऐसे चलता जाएगा ये। अब सबसे पहले हम लोग 1s को फिल करेंगे। ऐसे क्रॉस लाइन बनानी, देखो ऐसे सीधे कट नहीं करना है, कैसे करना है, क्रॉस लाइन बनानी है। तो सबसे पहले कौन कट करेगा, 1s। मतलब सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स किस में भरे जाएंगे, 1s में भरे जाएंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स बोलो किस में भरे जाएंगे, 1s में भरे जाएंगे। उसके बाद में अब ये पहली लाइन क्रॉस होगी, अब दूसरी पे आ जाओ, तो फिर उसके बाद में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किस में भरे जाएंगे, बोलो 2s में भरे जाएंगे। उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स किस में भरे जाएंगे, 2s में। ये पहली क्रॉस हो गई,
दूसरी क्रॉस हो गई। अब तीसरी लाइन क्रॉस करो, तो तीसरी लाइन ऐसे बनाएंगे, तो ऐसे बनाते टाइम पहले किसको क्रॉस किया, 2p को क्रॉस किया, तो पहले 2p में भरोगे और फिर 3s में भरोगे। समझ में आ रही है बात? बस ऐसे लाइन को क्रॉस करना है, ऊपर से नीचे आना है, जो सब सेल पहले आएगी उसमें पहले इलेक्ट्रॉन भरेंगे। तो सबसे पहले तो अपनी 1s आ गई, फिर अगली में आए तो फिर 2s आ गई, फिर अगली में आए तो जब ऐसे लाइन बनाई तो अब यहां पर दो सब सेल कट कर रही हैं, तो उन दोनों में से कौन सी पहले भरोगे, जो पहले आएगी। तो यहां से आते गए तो पहले 2p आई, तो 2p में पहले भरोगे, फिर 3s आई तो 3s में बाद में भरोगे। अच्छा, अब अगली बार इधर से आओ, तो इधर से आए तो इधर से चले 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 तो पहले 3p आ गई तो 3p में भर देंगे, फिर 4s आएगी तो 4s में भरेंगे। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या? चलो आगे आओ। तो 3p के बाद में कौन आ रहा है, देखो 3d नहीं आ रहा भाई, 3p के बाद में 3d नहीं आ रहा है, 3p के बाद में कौन आ रहा है, 4s आ रहा है। इधर देखोगे, अब अगली वाली आओगे तो इधर से शुरू करेंगे, तो पहले 3d आ जाएगा, फिर 4p आ जाएगा और फिर 5s आ जाएगा। ऐसे एनर्जी ऑर्डर फिल करेंगे। अगले में देखोगे तो 4d, फिर 5p, फिर 6s आ जाएगा। अगले में देखोगे तो फिर 4f, 5d, 6p, 7s ऐसे आ जाएगा। ऐसे हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे। समझ में आया? तो जो एनर्जी ऑर्डर है वो क्या हो जाएगा, बोलो? एनर्जी ऑर्डर जो है वो क्या होगा, सबसे पहले ऐसे इधर से आ रहे हैं तो सबसे पहले कौन क्रॉस कर रहा है, 1s, फिर आए तो कौन क्रॉस किया, 2s, फिर 2s के बाद में कौन क्रॉस किया, 2p, और 2p के बाद में कौन क्रॉस किया, 3s, 3s के बाद में कौन क्रॉस किया, 3p। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। 3p के बाद में देख लो ध्यान से, मैं बता रहा हूं फिर से, 3p के बाद में कौन क्रॉस करोगे, 4s क्रॉस करोगे, 4s के बाद में 3d क्रॉस करोगे। ये यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको हो सकता है कि थोड़ा नया लगा होगा। 3p के बाद में किसको फिल करेंगे, 4s को फिल करेंगे। फिर ये पूरी लाइन हो गई, तो फिर अगली में जाओगे तो 3d, फिर 4p, फिर 5s ऐसे भरेंगे। देखो यहां पर 2s और 2p की एनर्जी बराबर नहीं है भाई, हाइड्रोजन एटम में बराबर थी, सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में बराबर थी, यहां पर बराबर नहीं है। तो अगर एनर्जी डायग्राम बनाएंगे तो कैसा बनेगा, ये एनर्जी है तो एनर्जी डायग्राम बनाएंगे तो 1s सबसे नीचे, ये 1s सबसे नीचे, फिर अपना 2s आ जाएगा, फिर अपना 2p आ जाएगा, फिर अपना 3s आ जाएगा, फिर अपना 3p आ जाएगा, फिर अपना 4s आ जाएगा, फिर अपना 3d आ जाएगा। देख लो भाई, 3d के बाद में फिर 4p, फिर उसके बाद में 5s, ऐसा ही आ रहा है, 1s 2s 2p 3s 3p, 3p के बाद में 4s आ रहा है, फिर 3d आ रहा है। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है बात? 1s है तो एक डब्बा बना दो, 2s है एक डब्बा बना दो, 2p है तो 3 डब्बे बना दो, 3s है एक डब्बा बना दो, 3p है तो 3 डब्बे बना दो, 4s है एक डब्बा, 3d है तो बताओ कितने डब्बे बनाए, 5 डब्बे बना दो, 4p है तो 3 डब्बे बना देंगे, 5s है एक डब्बा बना देंगे। तो उसके हिसाब से डीजनरेसी भी लिख सकते हैं, इसका डीजनरेसी 1, इसका डीजनरेसी 1, इसका डीजनरेसी 3, इसका डीजनरेसी 1, इसका डीजनरेसी 3, इसका 1, इसका 5, इसका 3, इसका 1, ऐसे ही डीजनरेसी भी चलता जाएगा और ऐसे हम लोग इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे। तो सबसे पहला रूल है ऑफ-बाउ प्रिंसिपल या फिर ऑफ-बाउ प्रिंसिपल या फिर n+l रूल, या फिर कौन सा है, n+l रूल। तो n+l रूल कुछ नहीं है, n+n एनर्जी वैल्यू को बताता है, ठीक है। अब उसके बाद में जो दूसरा रूल है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का, जो मतलब बेसिकली 3 रूल्स हमको पढ़ने हैं, 3 रूल्स पढ़ने हैं। तो पहला रूल तो हो गया ऑफ-बाउ प्रिंसिपल, तो ऑफ-बाउ प्रिंसिपल इज नथिंग बट n+l वैल्यू जो एनर्जी ऑर्डर को बताता है। अब जो दूसरा प्रिंसिपल है दैट इज योर हुम्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है यार, हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। क्या बोलता है, हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ऑब्वियसली किस नाम ने, किस इंसान ने दिया होगा, हुन्स ने दिया होगा भाई, हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, या फिर सिर्फ इसको हुन्स रूल भी बोलते हैं, या फिर कई कई जगह पर इसको आपको मिल जाएगा बस सिटिंग रूल। बस में कैसे बैठा जाता है, ये हुन्स भाई साहब ने क्या बोला कि अगर हम लोग बस में जा रहे हैं तो बस में कैसे बैठेंगे वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है। बस में कैसे बैठेंगे वो मैं आपको बताता हूं। तो हम लोग एक बस कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। बस में कैसा आप बैठते हैं वो मैं आपको समझाता हूं, फिर उसके हिसाब से हम लोग बस सिटिंग रूल भी समझ लेंगे, ठीक है। बस सिटिंग रूल, ये एक बस है ऐसी, ठीक है, ड्राइवर इधर है भाई अपना, ये बस इधर जा रही है, ठीक है, इधर जा रही है तो इधर ही ड्राइवर होगा। अच्छा, इसमें मतलब
यहाँ तक, यहाँ पर ये पूरा गियर बॉक्स वगैरह ये सब है, सब मामले हैं। तो इधर की तरफ ऐसे 2 कंपार्टमेंट बने हुए, ठीक है जी। और इधर की तरफ ऐसे 2 सीट है, इधर की तरफ 2 सीट है, ऐसे करके कितनी हो गई, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 10 इधर है और मान लो 10 इधर है, ऐसा 2 2 4 2 6 2 8 2 10, तो 10 सीट इधर है, 10 सीट इधर है, ठीक है। कितनी सीट हो गई, 20 सीट हो गई। मतलब कायदे से इसमें 20 लोगों को बैठना चाहिए, लेकिन वो बात अलग है अपने यहाँ पे कि भाई या बहुत जगह है, नहीं जगह है, बहुत जगह है, नहीं जगह है। तो ये लोग बस में सीट पे बैठ गए इधर की तरफ, जब सीट पूरी भर जाती है तब तो कंडक्टर बोलता है बहुत जगह है, बहुत जगह, क्योंकि ये पूरा एरिया तो खाली पड़ा है। कायदे से ये एरिया जो है दैट इज फॉर द मूवमेंट ऑफ पैसेंजर्स, लेकिन भाई साहब मूवमेंट ऑफ पैसेंजर्स तो छोड़ो, पूरा ये एरिया भी ठूस जाता है। बीच में सीट्स के बीच में जगह रहती है, वहां पर भी लोग बैठ जाते हैं। फिर उसके बाद में ऊपर छत पे तो मतलब अलग ही मामले चल रहे होते हैं, छत पे भी बैठ जाते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग कायदे से बात करेंगे कि अगर सिर्फ और सिर्फ सीट पे लोग बैठ रहे हैं तो मैक्सिमम कितने लोग बैठ सकते हैं, 10 लोग इधर हैं, 10 लोग इधर हैं, टोटल 20 सीट है तो 20 लोग बैठ सकते हैं। अब जो पहला, अच्छा इधर की तरफ विंडो है ना, ये विंडो सीट है, मतलब ये विंडो 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 और इधर की तरफ ऐसे विंडो 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 और विंडो, ठीक है। तो विंडो वाली सीट कितनी है बताना, विंडो वाली सीट कितनी है, 1 2 3 4 5 और 6 7 8 9 10, 10 सीट विंडो वाली है। और जो 10 सीट बिना विंडो वाली है उनको बोलते हैं आयल सीट, आयल बोलते होंगे, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन आप सोचोगे हाँ बिना विंडो वाली है। 10 सीट विंडो वाली, 10 सीट बिना विंडो वाली। आप कौन सी वाली सीट पे बैठना पसंद करते हो जरूर मुझे कमेंट करके बताओ। अब हम लोग बात करते हैं कि मान लो पहला पैसेंजर आया, तुम बोलोगे सर एंट्री कहाँ है इसकी, एंट्री इधर से, ठीक है, ये एंट्री है, ठीक है जी, ये क्या है अपनी एंट्री। अब पहला पैसेंजर आया, बस एकदम खाली पड़ी है, वो बेचारा खुश हो गया कि भाई आज तो क्या बात है, बस में कोई नहीं है, पहला पैसेंजर आया। अब जो पहला पैसेंजर आया ना, उसकी मर्जी है कि वो कहां पर बैठना चाहता है। जो पहला पैसेंजर आया है उसकी मर्जी है वो कहां पर बैठना चाहता है। 20 सीट है, 20 की 20 खाली पड़ी हुई है, कहीं पर भी बैठ सकता है, कहीं पर भी बैठ सकता है। क्या बोल रहा हूं, पहला पैसेंजर आया है, 20 की 20 सीट खाली पड़ी हुई है, कहीं पर भी बैठ सकता है। पहले वाले बंदे को कोई रोक टोक नहीं है। तो जनरली लोग क्या करते हैं कि भाई जैसे मतलब बारिश वारिश का मौसम हो रहा है, अच्छा मौसम हो रहा है, पहाड़ वहाड़ वाले रास्ते से बस जाएगी, तो जनरली क्या करते हैं कि खिड़की वाली सीट पे बैठ जाते हैं कि हाँ भाई खिड़की वाली सीट पे बैठ जाएंगे, बाहर से हवा वगैरह भी लगेगी और पहाड़ वहाड़ भी देख लेंगे आसपास के, कभी उल्टी आ गई तो इधर से उल्टी कर देंगे, मतलब सब कुछ मामला सेट है, विंडो सीट बेस्ट है, सब कुछ मामला सेट है, विंडो सीट बेस्ट है। तो भाई साहब उसने क्या किया, चलो ठीक है कि विंडो सीट जो है वो अपन धर लेते हैं, और वो बंदा यहां पर बैठ गया। तो पहले वाले बंदे के लिए तो कोई समस्या वाली बात नहीं, वो विंडो सीट पे भी बैठ सकता है, वो बिना विंडो सीट की बैठ सकता है। मान लेते हैं कि वो विंडो सीट पे बैठ गया। अब जो दूसरा बंदा आएगा ना उसके लिए रूल है, जो दूसरा बंदा आएगा उसके लिए रूल है। दूसरा बंदा आया तो दूसरा बंदा आया, अब उसके पास में कितने ऑप्शन है बैठने के लिए बताना, एक बार सोच के देखो उसके पास में कितने ऑप्शंस बचे हैं। तो तुम बोलोगे सर इस वाली सीट पे तो ये बंदा बैठ चुका था पहला बंदा, तो बाकी की 19 सीट, टोटल सीट्स कितनी है, टोटल सीट्स कितनी है, 20 है, ठीक है, टोटल सीट्स 20 है। पहले वाली सीट पे पहला वाला बंदा बैठ गया है, यहां पर है ना, यहां पर बैठ गया है, ये बंदा बैठ गया, इसका नाम है चंगू, चंगू, तो चंगू यहां पर बैठ चुका है। अब 19 सीट खाली बची हुई है, तो आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है, वो बंदा 19 सीट पे में से किसी पे भी बैठ सकता है। लेकिन यहां पर छोटा सा रूल आता है, रूल ये बोलता है कि भाई, और जो कि एकदम सही पॉइंट भी है कि यार अगर वो बंदे को देख रहा है कि यार सारी सीट खाली पड़ी हुई है और इसमें 2 सीट है यहां पर, अब एक सीट पे यहां पर ये बैठ गया है, तो अगर मैं भी यहां पर बैठ जाऊंगा तो हम दोनों उतना ढंग से एडजस्ट नहीं कर पाएंगे ना भाई। जैसे अकेले अकेले बैठे तो आराम से फैल के बैठेंगे भाई, हाँ है ना, पैर फैला दिए इधर उधर, फैल के बैठेंगे आराम से। अब ये बोलेगा कि यार मैं इसके पास में क्यों बैठूं, इसके पास में बैठूंगा दोनों एक दूसरे से टच होंगे, थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होगा, है ना, और भाई मतलब ज्यादा अच्छे से बैठ भी नहीं पाएंगे। तो एक काम करता हूं, मैं यहां पर तो नहीं बैठूंगा, यहां पर तो नहीं बैठूंगा।
मतलब मैं इस सीट के अलावा कहीं बैठूंगा। तो तुम बोलोगे सर कोई बात नहीं है, ये वाली सीट पे बंदा बैठा हुआ है, चलो आप बोल रहे हो इस सीट पे नहीं बिठाना है, तो अभी भी 18 सीट बची हुई है, 18 में से कहीं पर भी बैठ सकता है। लेकिन एक और रूल है यहाँ पे। पहला रूल तो बिल्कुल जस्टिफाइड है कि हाँ यार, मतलब ये अगर यहाँ पर बंदा बैठा हुआ है तो इसके ऊपर तो बिल्कुल नहीं बैठेगा, इसके बगल वाली सीट पे भी नहीं बैठेगा, कि ठीक है मतलब ज्यादा अनकंफर्टेबल होगा, तो एक काम करते हैं, अभी वो इतनी सारी सीट खाली पड़ी है तो कहीं पर भी बैठ जाएंगे। लेकिन एक और रूल है, रूल ये है कि जो दूसरा बंदा है ना, वो पहले बंदे जैसी सीट पे बैठेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर पहला बंदा विंडो पे बैठा हुआ है, ध्यान से सुनना ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर पहला बंदा विंडो पे बैठा हुआ है तो जो दूसरा बंदा है वो भी किसी ना किसी विंडो वाली सीट पे ही बैठेगा। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये थोड़ा सा आपको ऐसा लग सकता है कि यार थोड़ा अनजस्टिफाइड है, मतलब पहला बंदा जो आया उसकी मर्जी है, जिसको यहां पर बैठना है वो बैठ जाए, लेकिन इसने चूज किया कि मैं विंडो वाली सीट लूंगा, तो दूसरा बंदा जो आएगा वो कोई ना कोई विंडो वाली सीट ही लेगा। अब ये तो ले नहीं सकता है, तो ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली 4 सीट ये हैं और 5 ये है, मतलब दूसरे बंदे के पास में 9 ऑप्शंस ही अवेलेबल हैं। इन 9 ऑप्शंस में से ही कहीं ना कहीं उसको बैठना पड़ेगा। बात समझ आ रही है? दूसरे बंदे पे रेस्ट्रिक्शन आ गया। क्या रेस्ट्रिक्शन आया? एक तो एकदम इसके ठीक बगल में नहीं बैठना है। दूसरा रेस्ट्रिक्शन क्या आया कि अगर पहले बंदे वाले ने पहले ने विंडो सीट ले रखी थी तो आपको भी कोई ना कोई विंडो सीट ही लेनी पड़ेगी। क्लियर है? तो विंडो सीट के लिए तो उसके पास में 9 ऑप्शंस अवेलेबल है। मान लो इसने सोचा कि ठीक है मैं यहां पर बैठ जाता हूं, यहां पर भी बैठ सकता, कहीं पर भी बैठ सकता, दूसरा बंदा यहां पर बैठ गया। अब तीसरा बंदा आया, तीसरे ने सोचा कि भाई यहां पर तो कोई बैठा हुआ है, यहां पर भी बैठा हुआ है, तो मैं यहां पर भी नहीं बैठूंगा। लेकिन तीसरे बंदे को भी क्या करना पड़ेगा? कोई ना कोई विंडो सीट ही ऑक्यूपाई करनी पड़ेगी। तीसरा बंदा मान लो यहां बैठ गया। फिर चौथा बंदा आया, वो बोलेगा ठीक है मैं यहां बैठ जाता हूं। पांचवा आया, वो बोलेगा मैं यहां पर बैठ जाता हूं। मतलब जितने बंदे भी आ रहे हैं वो सारे के सारे अब विंडो सीट पे बैठेंगे। क्या हर बार विंडो सीट पे बैठना जरूरी है? बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, लेकिन क्योंकि पहले बंदे को आपने विंडो सीट पे बिठा दिया है तो बाकी सारे बंदे भी अब विंडो सीट पे ही बैठेंगे। बात समझ आ रही है? अगर पहला बंदा बिना विंडो वाली सीट पे बैठ जाता तो फिर सारे के सारे बिना विंडो वाली सीट पे ही बैठते। अच्छा, तो आपने ऐसे 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 बिठाते गए तो 10 लोग ऐसे सारी विंडो सीट कवर कर ली। 10 बंदों तक तो ठीक है। अब 11वां जो बंदा आया उसके लिए तो विंडो सीट अब अवेलेबल ही नहीं है, तो 11वें बंदे के पास में कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो 11वें बंदे को पेयरिंग करनी ही करनी पड़ेगी। मतलब पेयरिंग कब होगी? 11th पर्सन को पेयरिंग करनी पड़ेगी, उससे पहले आपको पेयरिंग बिल्कुल भी नहीं करवानी। जब 10 सीट अवेलेबल है विंडो वाली तो आप पहले उन 10 सीट को भरो, फिर उसके बाद में अब 11वें बंदे के पास में कोई ऑप्शन नहीं है, उसको दिख रहा है कि अब विंडो सीट बिल्कुल भी नहीं है, तो अब फिर मैं आयल सीट पे बैठता हूं। अब आयल सीट पे बैठूंगा तो क्या जरूरी है जो पहले बंदा जहां पर बैठा था उसी के बगल में बैठूं? नहीं, कहीं पर भी बैठ सकते हैं। मान लो दूसरा बंदा फिर यहां पर बैठ गया, फिर उसके बाद में कोई यहां पर बैठ गया, फिर यहां पर बैठ गया, फिर यहां पर बैठ गया, फिर यहां पर, ऐसे क्या होगा? पूरी की पूरी सीट भर जाएगी। अब इसको ना मैं इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से समझाता हूं, इसको मैं इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से समझा देता हूं। मान लो कि पी सबसेल है, पी सबसेल है मतलब 3 डब्बे होंगे, 3 डब्बे होंगे। पी सबसेल है मतलब 3 डब्बे होंगे। इस डब्बे में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो? 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो। इसमें कितने भर सकते हो? 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो। इसमें कितने भर सकते हो? 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो। ये जो एक डब्बा है ना, वो एक इस डब्बे जैसा काम कर रहा है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। ठीक है, अब मान लो कि मेरे को पहला इलेक्ट्रॉन फिल करना है तो मैं कहीं पर भी फिल कर सकता हूं। पहला इलेक्ट्रॉन फिल करना है तो क्या बोल रहा हूं? कहीं पर भी फिल कर सकता हूं। ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि मेरे को इसी डब्बे में फिल करना पड़ेगा। सबकी एनर्जी बराबर है। मान लो मैंने पहला इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां पर फिल कर दिया और इस ऐसी स्पिन के साथ में फिल कर दिया। अब जो दूसरा बंदा आएगा वो एक तो इसके ठीक बगल में नहीं बैठ सकता, मतलब इसमें नहीं बैठ सकता ना भाई, ना 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 ना, एक तो इसके ठीक बगल में नहीं बैठ सकता। दूसरा अगर इधर की तरफ बैठेगा तो उसको ऐसी ही स्पिन लेनी पड़ेगी। तीसरा बैठेगा तो ऐसी स्पिन ही लेनी पड़ेगी। दिस इज करेक्ट। लेकिन अगर आप देखते हो कि पहला बंदा आया और उसने ऐसी स्पिन ले ली, दूसरा बंदा एक तो इसके बगल में नहीं बैठेगा,
और एक और रूल क्या है कि ऐसे नहीं कर सकता ना भाई, ना ना ना, हुंस रूल बोलेगा ना। मतलब इस वाले बंदे ने तो विंडो सीट ले ली और ये जो बंदा है वो किसी दूसरी सीट पे बैठ रहा है लेकिन बिना विंडो वाली सीट पे बैठ रहा है, ठीक है। इसका मतलब विंडो और इसका मतलब बिना विंडो, या आयल सीट बोल देते हैं जिसको, बिना विंडो वाली, या फिर आयल सीट बोल देते हैं। आयल सीट है ये, ठीक है, AISLE, आयल सीट है ये। समझ में आ रही है बात? पहले वाले ने विंडो ली तो दूसरे वाले को भी विंडो लेनी पड़ेगी, तीसरे वाले को विंडो लेनी पड़ेगी। दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। लेकिन अगर पहले वाले ने विंडो ले लिया, दूसरा वाला बिना विंडो या आयल सीट बिल्कुल भी नहीं ले सकता है। अच्छा, तो अब मुझे बताइए आप, अगर पहले वाले ने बिना विंडो वाली सीट ले ली, आयल सीट ले ली, उसको बाहर की हवा पसंद नहीं है, उसको लगता है मैं हवा लगने से काला हो जाऊंगा, उसने बिना सीट ले ली, तो अगले वाले को बिना सीट पे बैठना पड़ेगा, अगले वाले को बिना सीट पे। दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, और बताओ फिर, इसी हिसाब से बताओ फिर, पहले वाले ने ले ली खिड़की, दूसरे वाले ने ले ली खिड़की और तीसरे वाले ने आयल, ये सही है या नहीं है? ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ये वाला विंडो पे बैठा, ये वाला विंडो पे बैठा, ये वाला बिना विंडो पे बैठ गया, तो ये गलत हो जाएगा। अच्छा, अब बताओ, आगे बताओ, आगे बताओ, आगे 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 बताओ। पहले वाला खिड़की पे बैठा, दूसरे वाला खिड़की पे बैठा और तीसरा वाला उसके बगल में बैठ गया, ये बताओ सही है कि नहीं है? बिल्कुल सही नहीं है। क्यों? अरे भाई, ये खिड़की, ये वाले ने खिड़की ली, तो अब तीसरे वाले को एक और खिड़की वाली सीट बची हुई है, वही लेनी पड़ेगी, उसके बगल में नहीं बैठ सकता। मतलब ये वही बात होगी ना कि दूसरा बंदा आया और एक बंदा यहां पर बैठा हुआ था, तो वो इसके बगल में ही नहीं बैठेगा, इतनी सारी खाली जगह पड़ी है, वहां पर बैठो। तो ये वाला भी गलत है। मतलब हमको पेयरिंग तभी करवानी है जब हमारे पास में कोई ऑप्शन ही ना हो। पेयरिंग तभी करवानी है जब हमारे पास में कोई ऑप्शन ही ना हो। अब इधर की तरफ बोलो, इधर की तरफ बोलो। मान लो पहला ऐसे बैठ गया और दूसरा ऐसे बैठ गया, तीसरा ऐसे बैठ गया, ये सही है गलत है? बिल्कुल गलत है। पहला ऐसे बैठा, दूसरा उसके बगल में बैठ रहा, अरे भाई इतनी जगह पड़ी है, वहां पर जाके बैठ जाओ, ये गलत हो जाएगा। बात समझ आ रही है? ये पी सब सेल में आपको समझना है कि कौन से सही हैं और कौन से गलत है। अच्छा, डी सब सेल में बात कर लेते हैं एक बार, ठीक है ना, तो उससे फिर अपना काम आसान हो जाएगा। डी सब सेल में कितने डब्बे होते हैं? 5 डब्बे होते हैं। तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो आप? 10 भर सकते हो। आपने क्या किया कि ठीक है भाई, इलेक्ट्रॉन भरते, पहला ऐसे भर दिया, दूसरा ऐसे, तीसरा ऐसे, चौथा ऐसे, पांचवा ऐसे। बोलो सही है या नहीं है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा, मैं ना डब्बे बना लेता हूं पहले, फिर उसमें अरेंजमेंट बना बना के हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। और ये जितने भी मैं बता रहा हूं कि गलत हो रहा है, वो हुंस रूल के वायलेशन के हिसाब से हो रहा है। अच्छा, पहला ऐसे भरा, दूसरा ऐसे भरा, तीसरा ऐसे भर दिया, चौथा ऐसे भर दिया, पांचवा ऐसे भर दिया। बोलो सही है गलत है? बिल्कुल गलत है। पहला वाला अगर खिड़की पे बैठा है तो दूसरे वाले को भी खिड़की पे बैठना पड़ेगा, खिड़की पे बैठ गया, तीसरा वाला बिना खिड़की वाली सीट पे बैठ गया, तो गलत हो जाएगा। बात समझ आ रही है? इधर देखो, पहला वाला बिना खिड़की, दूसरा वाला बिना खिड़की, तीसरा वाला बिना खिड़की, चौथा वाला बिना खिड़की, पांचवा वाला बिना खिड़की। दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ये वाले सारे खिड़की पे बैठे, ये वाले सारे बिना खिड़की बैठे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इधर की तरफ देखो, ये वाला खिड़की पे, ये वाला खिड़की पे, ये वाला खिड़की पे और ये वाला इधर की तरफ। ये सही है गलत है? बिल्कुल गलत है। अरे भाई, इस बंदे को इसके बीच में घुसने की क्या जरूरत है? जब यहां पर जगह खाली पड़ी है तो यहां पर भरो, तो ये वाला गलत हो जाएगा। ये वाला खिड़की, 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 फिर ये वाला उसके बगल में बैठ गया, ये वाला उसके बगल में बैठ गया, ये बिल्कुल सही है। भाई, जब 5 बंदे हैं और 5 सीट भर चुकी हैं, अब जो छठा बंदा आएगा उसको तो फिर पेयरिंग करनी पड़ेगी। और जब पेयरिंग करेगा तो एक खिड़की पे बैठा है तो दूसरा वाला बिना खिड़की, ये वाला खिड़की, ये वाला बिना खिड़की, तो ऐसा खिड़की वाला और बिना खिड़की वाला। तो देखो, पहला खिड़की पे बैठा, दूसरा खिड़की पे बैठा, तीसरा खिड़की, चौथा खिड़की, पांचवा खिड़की। अब पांचवा जो है, जो छठा है, अब उसके पास में कोई ऑप्शन ही नहीं बची है, सारी विंडो वाली सीट जा चुके हैं, तो बिना खिड़की वाली लेनी पड़ेगी यहां पर। सातवें को यहां पर लेनी पड़ेगी, बिल्कुल ले सकता है। बात समझ आ रही है? हुंस रूल, तो हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। अब हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का डेफिनेशन क्या होता है हम लोग वो लिख लेते हैं, क्योंकि मैं आपको पहचानना बता चुका हूं। हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, बोलो भाई, अरे बोलो।
अच्छा, हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी आप सीखो ना सीखो, कंडक्टर वाली जॉब जरूर सीख जाओगे आप हैं। बस में कैसे सवारी भरनी है वो आप जरूर सीख जाओगे अब मेरे हिसाब से। तो हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी क्या बोलता है? ये बोलता है कि भाई पेयरिंग विल नॉट टेक प्लेस, पेयरिंग विल नॉट टेक प्लेस until all the orbitals are filled with electrons of same spin, with electrons of same spin। यहां पर यह बात जरूर लिखनी है लास्ट में कि सेम स्पिन, मतलब क्या बोल रहा है? पेयरिंग विल नॉट टेक प्लेस until all the orbitals are filled विद द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेम स्पिन। क्या बोल रहा है? पेयरिंग हम जब तक नहीं करवाएंगे जब तक तुमने सारी ऑर्बिटल्स को भर नहीं दिया है, और सारी ऑर्बिटल्स को तो भर तो दिया ही दिया है, लेकिन सारी ऑर्बिटल्स को सेम स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन्स के साथ में भरा है। मतलब कि अगर मान लो मेरे पास में पी सबसेल है और उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स है, पी सबसेल है 4 इलेक्ट्रॉन है, तो पी सबसेल ऐसी होती है, मुझे कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं? बोलो 4 भरने हैं ना। तो पहला मैं ऐसे भरूंगा, दूसरा फिर ऐसे भरूंगा, तीसरा ऐसे भरूंगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स में 3 डब्बे भरूंगा पहले, और सेम स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन्स के साथ में भरूंगा, और फिर चौथे नंबर पे पेयरिंग करवाऊंगा। दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अच्छा, अगर यहीं पे मैं P4 को ऐसा कर दूं तो कि पहला मैंने ऐसे भरा, दूसरा मैंने ऐसे भरा, तीसरा मैंने ऐसे भरा, और चौथा मैंने यहां पर भर दिया, तो ये भी करेक्ट है। अरे भाई, पहला भरा, दूसरा भरा, तीसरा भरा, अब चौथे नंबर पे पेयरिंग करवानी थी, तो पेयरिंग तुम इसके साथ में करवाओ या इसके साथ में करवाओ या इसके साथ में करवाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो अब बताना ये वाला सही है या नहीं है? ध्यान से देख लो भाई, बोलो, ध्यान से देखना। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, बोलो ये सही है या गलत है? P4 कॉन्फ़िगरेशन सही है या गलत है? दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। क्यों भाई? क्यों? इसमें तुमने हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी को वायलेट कर दिया। क्यों? क्योंकि उसने बोला था कि पेयरिंग आप जब तक नहीं करवाओगे जब तक सारी ऑर्बिटल्स भर नहीं जाती हैं। ये तो खाली पड़ी हुई है और फिर भी तुम पेयरिंग करवाने में लगे हुए, तो मतलब ये गलत हो जाएगा। बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है क्या? तो इसकी ना घर पे खुद से भी प्रैक्टिस करनी कि हाँ ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है। हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी क्लियर हो गया? हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी क्लियर हो गया। अब तीसरा जो रूल है ये बहुत ही आसान है। तीसरा जो रूल है वो काफी आसान है। तीसरा जो रूल है वो काफी आसान है, एंड दैट इज पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये काफी आसान है। ये इतना सा बोलता है, बहुत आसान है। ये क्या बोलता है मैं आपको बताता हूं। ये ऐसा बोलता है कि ये बस है, ये ड्राइवर था, ये सारा गियर बॉक्स वगैरह है, इधर बैठने की जगह, इधर बैठने की जगह है। ये बस थी ना अपनी, 1 2 3 4 5, और ऐसे ही 1 2 3 4 5। ये विंडो सीट है, 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 विंडो विंडो विंडो। तो हम लोग पेयरिंग करवाएंगे तो हुन्स ने क्या बोला कि भाई पेयरिंग आप तभी करवाओगे, पेयरिंग आप तभी करवाओगे जब सारे के सारे ऑर्बिटल्स कम से कम सेम स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन से नहीं भर दिए हैं। तो चलो मान लो आपने भर दिए, तो मैंने यहां पर भर दिया, एक आदमी यहां पर भर दिया, यहां पर भर दिया, यहां पर भर दिया, मैंने विंडो वाले सारे भर दिए, विंडो वाले सारे भर दिए। अब जब मैं पेयरिंग करवाऊंगा, मतलब ये जो एक डब्बा है अपना, ये जो एक डब्बा है, ये एक डब्बा है मान लो अपना, मान लो इस पे बैठना चाहता है बंदा, 11वां बंदा जो है वो यहां पर बैठना चाहता है, तो वो इसकी गोद में नहीं बैठेगा, मतलब विंडो वाली सीट पे नहीं बैठेगा। भाई कंडक्टर ने बोल दिया कि 10 बंदे हो चुके हैं, 10 सीट भर चुकी हैं, अब पेयरिंग कर लो। तो जो 11वां बंदा है वो ऐसा नहीं कि इसकी गोद में आके बैठ जाए, वो 11वां बंदा यहीं पर बैठेगा। मतलब कि जब पेयरिंग करवाओगे तो एक विंडो वाला होगा, तो उसके दूसरा जो होगा वो बिना विंडो वाला होगा। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, जब यहां पर खाली जगह पड़ी है तो तुम यहां पर क्यों बैठ रहे हो इसकी गोद में? मतलब कि जब मैं पेयरिंग करवाऊंगा, जैसे पी सब सेल है, पी सब सेल में 3 डब्बे होते हैं, मैंने क्या किया,
पहला इलेक्ट्रॉन ऐसे भर दिया, दूसरा ऐसे भर दिया, तीसरा ऐसे भर दिया, विंडो विंडो विंडो। अब चौथा जो आएगा वो बिना विंडो आएगा ना, तो चौथे में ऐसा करूंगा मैं, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। लेकिन अगर मैंने ऐसा कर दिया, देखना ध्यान से, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने पहला बोला विंडो, दूसरा वाला बोला विंडो, तीसरा वाला बोला विंडो, और चौथा वाला मैंने बोला विंडो। देखो ध्यान से, ये क्या है, विंडो वाला बंदा है, ये वाला क्या है, बिना विंडो वाला बंदा है, बिना विंडो या आयल सीट वाला है। अब मैंने क्या किया यहां पर, ध्यान से देखना, पहला विंडो, दूसरा विंडो, तीसरा विंडो, तो चौथा बंदा है ना वो भी विंडो वाली सीट पे बिठा दिया मैंने, मतलब इस बंदे की गोद में बिठा दिया, तो वो पॉसिबल नहीं है। मतलब एक ऑर्बिटल में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हम लोग फिल करते हैं ना, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं, एक ऑर्बिटल में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं, एक ऑर्बिटल में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं, उनका स्पिन क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। यही बोलता है पोलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। 2 इलेक्ट्रॉन्स which are filled in the same orbital must have the opposite spin। उनके लिए स्पिन क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। इतना सा ही बोलता है ये। तो क्या बोलते हैं इसके लिए, ये वाला गलत हो जाएगा। तो क्या बोलेंगे पोलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के लिए, पोलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के लिए क्या बोलेंगे, ध्यान से सुनना, क्या बोलेंगे कि 2 इलेक्ट्रॉन्स present in the same orbital, present in the same orbital must have opposite spin, must have opposite spin। और ऐसा क्यों हुआ, बस वाले एग्जांपल से तो क्लियर है भाई। अगर कोई बंदा विंडो वाली सीट पे बैठा है, तुमने बोला, कंडक्टर ने बोल दिया पेयरिंग कर लो, तो तुम उसकी गोद में जाके थोड़ी ना बैठ जाओगे, उसके बगल वाली सीट पे तो बैठोगे। बस वाले एग्जांपल से तो जस्टिफाइड है। यहां पर क्यों है ऐसा, यहां पर दोस्तों ऐसा है कि हम लोग ये जो है वो स्पिन क्वांटम नंबर देते हैं। जैसे इसको मैंने बोल दिया कि स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू +1/2 है, तो इसके अपोजिट स्पिन वाले का स्पिन क्वांटम नंबर -1/2 होगा। तो यहां पर एक का +1/2, एक का -1/2। लेकिन जब तुमने ऐसा किया तो इस वाले का भी +1/2 हो गया और इस वाले का भी +1/2 होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब इसका जो बुक्स वगैरह में जो स्टेटमेंट मिलता है वो कुछ ऐसा मिलता है, नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव द सेम वैल्यू ऑफ ऑल द 4 क्वांटम नंबर्स। ये ऐसा लिखा रहता है, मतलब ऐसा कभी नहीं हो सकता कि ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन है, इसके लिए जो चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू है, इसके लिए भी चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू वही है। मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन है, इसके लिए n की वैल्यू 3 है, इसके लिए भी n की वैल्यू 3 हो सकती है। इसके लिए l की वैल्यू 1 है, इसके लिए भी l की वैल्यू 1 हो सकती है। इसके लिए m की वैल्यू 0 है, इसके लिए भी m की वैल्यू 0 हो सकती है। 3 क्वांटम नंबर तो सेम हो सकते हैं, लेकिन चारों के चारों क्वांटम नंबर सेम होना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। और अगर आपने जब एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स भरे और अगर उन दोनों की स्पिन आपने सेम कर दी, तो यही हो जाएगा कि इसके लिए n, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए n की वैल्यू भी सेम, l की वैल्यू भी सेम, m की वैल्यू भी सेम, और जो 4th क्वांटम नंबर था, जो स्पिन क्वांटम नंबर था, वो भी आपने सेम कर दिया, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, समझ में आ गई बात, क्लियर हो गया। तो अब मैं आपको कुछ एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना बता देता हूं। करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिखेंगे, और आप लोग सोचना कि भाई हाँ, इसमें अगर ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते तो गलत हो जाता। तो हम लोग जैसे सबसे पहले हाइड्रोजन की बात करेंगे, हाइड्रोजन जिसका सिंबल है H1, मतलब उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। अब एक इलेक्ट्रॉन है तो देखो इधर की तरफ मैं बना लेता हूं, ये 1s है, ये 2s और 2p है, ये 3s 3p 3d है, और 4s 4p 4d 4f है। तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से सुनना, हम लोग 1 से 20 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। कहां तक लिखेंगे, 1 से लेके 20 तक। ठीक है, तो हाइड्रोजन है जिसका एटॉमिक नंबर क्या है, 1 है, तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन है यार।
अब एक इलेक्ट्रॉन है तो वो इलेक्ट्रॉन किस में भरोगे, 1s में भरोगे, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो जाएगा 1s1। अच्छा, एस सब सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, पी में कितने भर सकते हो, डी में कितने भर सकते हो, वो भी एक बार देख लेते हैं भाई। जैसे मान लो ये एस सब सेल है तो इसमें एक ही डब्बा होता है। ये पी सब सेल है, इसमें 3 डब्बे होते हैं। ये डी सब सेल है, इसमें कितने डब्बे होते हैं बोलो, 5 डब्बे होते हैं। कितने डब्बे होते हैं, 5। और ये एफ सब सेल है, इसमें कितने डब्बे होते हैं, 7 डब्बे होते हैं। कितने, 7, 1 2 3 4 5 6 माना 2, तो 7 डब्बे हो गए। अब एस सब सेल है तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो। इसमें मैक्सिमम कितने भर सकते हो बोलो, मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो। इसमें 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10, मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन। इसमें 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 और 2 14, मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हो। एस सब सेल में याद रखना मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, पी सब सेल में 6 भर सकते हो, डी सब सेल में 10 भर सकते हो, एफ सब सेल में 14 भर सकते हो। तो अगर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है 1s1, क्योंकि उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है तो 1s में भर दिया आपने, तो 1s में भरना है तो ऐसे भर दो। कोई बोलेगा नहीं मैं तो खिड़की पे नहीं बैठूंगा, मैं तो ऐसे बैठूंगा, तो ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन जनरली ऐसा लिख देते हैं। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्लियर है। सेकंड की बात करते हैं हीलियम। सेकंड बात करेंगे हीलियम, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। अब 2 इलेक्ट्रॉन है तो 1s में दोनों भर सकते हो ना, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगा, 1s2। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगा बोलो, 1s2। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 1s में ही भरने हैं, तो एक ऐसे भरोगे और एक ऐसे भरोगे। ये तो है सही, लेकिन किसी ने बोला नहीं भाई मैं तो ऐसा भरूंगा और ऐसा भरूंगा, तो ये गलत हो जाएगा। किस रूल के हिसाब से गलत हुआ, पोलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के हिसाब से गलत हुआ। दिस इज रॉन्ग अकॉर्डिंग टू पोलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, क्योंकि पोलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के हिसाब से उसने क्या बोला है कि अगर एक डब्बे में आप 2 इलेक्ट्रॉन्स भरे तो दोनों का स्पिन क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। सो दिस इज रॉन्ग एज पर वायलेशन ऑफ पोलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है जी, बात समझ में आ गई। नोट करो, ये हीलियम हो गया, नोट करो। नोट कर लिया यार सभी ने, नोट कर लिया। चलो अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं अपनी, हीलियम हो गए ना, लिथियम की बात कर लेते हैं। थर्ड है लिथियम। अब लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, ध्यान से सुनना। अब लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 3। तो 1s में अगर तीनों भर दिए, तब किसी ने लिख दिया कि 1s3, तो भाई गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा बोलो, क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि 1s में आप सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, तीसरे की जगह ही नहीं है। तो 1s आपने जब फुल कर दिया, क्योंकि 1s में मैक्सिमम कितने भर सकते हो, 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, तो फिर अगले में भरना पड़ेगा, 2s में भरना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा कि भाई 1s में आपने 2 भर दिए, 1s में 2 भर दिए, तो अगला फिर 2s में जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन बचा है अभी तो, क्योंकि टोटल तो 3 है, 2 आपने यहां पर भर दिए, तो एक जो बच गया वो 2s में भर देंगे। तो 1s में इधर की तरफ, 2s में, तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन भर दो, 2s में 1 भर दो। ये वाला बिल्कुल सही है। अच्छा, किसी ने बोला कि नहीं यार 1s में तो 2 ऐसे भरूंगा, लेकिन 2s में 1 ऐसे भरूंगा, ये भी सही है, कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं है। क्लियर हो रहा है सभी को, क्लियर हो गया। अच्छा, फोर्थ बात कर लेते हैं बेरिलियम की। लिथियम के बाद में क्या हो जाएगा, बेरिलियम, दैट इज Be विद एटॉमिक नंबर 4। अब एटॉमिक नंबर 4 है, तो हम लोगों ने क्या किया कि 1s में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। मतलब ये 1s है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2s है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, ये 1s2 2s2, ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेरिलियम का। बोरोन का बताओ भाई, बोरोन एटॉमिक नंबर 5 है, तो 1s में 2 आ सकते हैं, 2s में 2 आ सकते हैं। देखो इधर की तरफ, 1s में आपने 2 भर दिए, 2s में 2 भर दिए। अब हम लोग फिर अगला किस में भरेंगे, 2p में भरेंगे।
किसमें, 2p में, और 2p में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 6 आ सकते हैं। तो बोरोन है 5, तो ये हो जाएगा 1s2 और 2s2, ये तो 4 हो गए। तो अगला एक जो बच गया वो 2p में आ जाएगा, तो 2p1। तो ये 1s, ये 2s, 2p में कितने डब्बे होते हैं, 3 होते हैं, आप भर दो अपनी मर्जी से। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 1, ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p1। अब यहां पर एक छोटा सा पॉइंट देखना, एक कॉन्सेप्ट आता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का। किसका कॉन्सेप्ट आता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यहां पर ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है कि नहीं है, पेयर्ड है, गुच्छे में बैठे हुए, गुच्छे में एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं, तो मैं बोलूंगा कि वो क्या है, पेयर्ड है। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ये वाले दोनों भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ये बंदा सिंगल बैठा है कि नहीं बैठा है, ये बंदा सिंगल बैठा है, तो मैं क्या बोलूंगा कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, दिस इज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दिस इज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बोलो हाँ या ना, दिस इज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो अगर कोई तुमसे पूछे कि बोरोन में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, बोलो बोरोन में, तो 1 आ जाएगा आंसर। अगर कोई पूछे यहां पर कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, जिसको मैं n से रिप्रेजेंट कर देता हूं, तो यहां पर 0 है। भाई ये दोनों क्या है, बोलो पेयर्ड है, ये दोनों क्या है, पेयर्ड है, कोई अनपेयर्ड है ही नहीं, कोई सिंगल बंदा है ही नहीं, तो मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 0 आ जाएंगे। और ऐसे स्पीसीज जहां पर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हों, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना मिले, वैसे स्पीसीज को हम लोग क्या बोलते हैं, डायमैग्नेटिक स्पीसीज। क्या बोलते हैं, डायमैग्नेटिक। और ऐसे स्पीसीज जहां पर कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो जरूर मिले, एक से ज्यादा मिले तो अच्छा है, लेकिन कम से कम एक तो मिलना ही चाहिए। अगर कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल गया, तो वैसे स्पीसीज को मैं पैरामैग्नेटिक स्पीसीज बोलूंगा। क्या बोलूंगा, पैरामैग्नेटिक स्पीसीज, पैरामैग्नेटिक स्पीसीज। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख भी देता हूं, इधर की तरफ है अपना पैरामैग्नेटिक और इधर की तरफ है अपना डायमैग्नेटिक। इधर की तरफ पैरामैग्नेटिक, इधर की तरफ डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक में क्या होगा, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, सारे के सारे क्या हैं, पेयर्ड है। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने मिलेंगे, 0 मिलेंगे। और इधर की तरफ क्या बोलूंगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 0 तो नहीं होंगे। क्या बोल रहा हूं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 0 तो नहीं होंगे, या तो 1 होगा या 2 होंगे या 3 होंगे, लेकिन 0 तो नहीं होंगे। तो क्या बोलेंगे यहां पर, एटलीस्ट 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, एटलीस्ट 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जरूर होगा, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 1 होगा। सो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां पर 0 नहीं होगा। अच्छा, इसके बारे में बोलते हैं कि दिस इज वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। कभी कभी पैरामैग्नेटिक ना बोल के ऐसे बोलेंगे, वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। मतलब अगर आप इसको चुंबक के रेंज में लेके जाओगे तो मैग्नेट क्या करेगा, चुंबक क्या करेगा, इनको अट्रैक्ट करेगा। एंड दीज आर वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड, दीज आर वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। याद रखना, पैरामैग्नेटिक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, चुंबक उनको अट्रैक्ट कर लेगा। डायमैग्नेटिक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बिल्कुल भी नहीं है, चुंबक इनको रिपेल करेगा। समझ में आ गई बात। तो पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक का कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या। तो अगर मैं तुमसे पूछूं हाइड्रोजन जो है, तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक है तो सिंगल ही होगा, मतलब ये अपना पैरामैग्नेटिक होगा। पैरा लिख देता हूं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है, दोनों पेयर में प्रेजेंट है, तो ये क्या होगा, अपना डायमैग्नेटिक होगा। बोलो सही है क्या। लिथियम में बात करते हैं, लिथियम में बात करेंगे तो ये वाले दोनों तो पेयर्ड हैं, लेकिन ये वाला अनपेयर्ड है, तो ये क्या होगा, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो प्रेजेंट है, तो पैरामैग्नेटिक। बेरिलियम डायमैग्नेटिक, बोरोन पैरामैग्नेटिक। अब आगे बात करते हैं 6th, दैट इज कार्बन। कार्बन जिसका एटॉमिक नंबर है 6, कार्बन जिसका एटॉमिक नंबर क्या है, 6 है, मतलब इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो बहुत सिंपल है, क्या करो, फिर से वही करो, कौन सा वाला,
ये वाला। सबसे पहले आपने 1s भरा, फिर 2s, अब 2p में चलते जाएंगे। मैक्सिमम कितने आ सकते हैं 2p में? 6 आ सकते हैं, तो भरते जाओ। 1s में आपने 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, और 2p में कितने आ जाएंगे? देखो 4 तो इधर ही कर दिए, और टोटल 6 है, तो 2p में कितने आ जाएंगे? 2 आ जाएंगे। अब भरोगे कैसे? ये 1s का एक डब्बा, ये 2s का एक डब्बा, और ये 2p के कितने डब्बे? 3 डब्बे। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, यहां पर अब 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो किसके हिसाब से? हुन्स रूल के हिसाब से भरेंगे। आपने यहां पर ये कर दिया और यहां पर पेयरिंग कर दी तो गलत बन जाएगा मामला, नहीं करना है ऐसा। जगह खाली पड़ी है तो उसकी गोद में जाके क्यों बैठ रहे हो? उसके बगल में क्यों बैठ रहे हो? तो क्या करना पड़ेगा बोलो? उसके बगल वाले सीट पे बैठना पड़ेगा। और अगर इसने विंडो ली है तो इसको भी विंडो ही लेना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? तो ये 1s2, 2s2, 2p2। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड है कि नहीं है? ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स, ये वाला भी सिंगल बैठा हुआ है, ये वाला भी सिंगल बैठा हुआ है, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन कार्बन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन कार्बन, बोलो कितने हो गए? कितने हो गए? कितने हो गए? 2 हो गए। दिख रहे हैं? और ये दोनों के दोनों किस में है? 2p सब सेल में प्रेजेंट है। क्लियर हो गया? चलो, तो अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 2 हैं तो कार्बन को मैं क्या बोलूंगा कि वो पैरामैग्नेटिक होगा। बोलो हाँ या ना? क्या होगा? पैरामैग्नेटिक। समझ में आ रहा है? पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक निकाल सकते हो। चलो, तो 7वां कर लेते हैं नाइट्रोजन। 7वां कर लेते हैं नाइट्रोजन। अब तो बहुत आसान है, अब तो बहुत आसान है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, तो 1s में 2 भर दिए, 2s में 2 भर दिए, 2p में कितने भरेंगे? 4 हो चुके हैं तो 3 भर देंगे। 2p में कितने भरेंगे? 3 भरेंगे। डब्बे बनाओ, अरे डब्बे बनाओ, डब्बे बनाओ। ये 1s का डब्बा, ये 2s का डब्बा, ये 2p का डब्बा। ठीक है जी। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं, ये भर दिए। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स भर दिए। 2p में 3 इलेक्ट्रॉन भरने हैं और 3 ही सीट खाली पड़ी हुई है, तो इसको विंडो दे दो, इसको विंडो दे दो, इसको भी विंडो दे दो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसको बिना विंडो तो इसको भी बिना विंडो, इसको भी बिना विंडो। बिल्कुल सही है ये कॉन्फ़िगरेशन, बिल्कुल सही है, सारे रूल्स के हिसाब से है। तो ये क्या हो जाएगा बोलो? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बता सकते हो क्या इसमें? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बोलो? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो है हमारे 3, और 3 है मतलब ये क्या हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। और पैरामैग्नेटिक के बारे में क्या बोला था? दीज आर वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। अगर डायमैग्नेटिक होता तो क्या लिखते? डायमैग्नेटिक होता तो बोलो क्या लिखते? वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक बिहेवियर के बेसिस पे दो तरीके के एलिमेंट्स हो सकते हैं, एक पैरामैग्नेटिक, एक डायमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक आर वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, बट डायमैग्नेटिक आर वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। पैरामैग्नेटिक में एटलीस्ट 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मस्ट बी प्रेजेंट, एंड डायमैग्नेटिक में ऑल द इलेक्ट्रॉन्स विल बी पेयर्ड। पैरामैग्नेटिक में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 0 कभी भी नहीं होंगे। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, लेकिन 0 कभी भी नहीं होंगे। डायमैग्नेटिक में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होंगे, मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 0 होंगे। समझ आ गई बात? समझ आ गई बात? नोट करो यार, ये हो गया नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का हो गया क्या? अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं ऑक्सीजन का। तो अब हम लोग यहां पर 8th लिख लेते हैं ऑक्सीजन, ठीक है। 9th लिख लेते हैं फ्लोरीन, और 10th लिख लेते हैं नियोन, ठीक है। ये नियोन है एटॉमिक नंबर 10, फ्लोरीन है एटॉमिक नंबर 9, ऑक्सीजन है एटॉमिक नंबर 8। सोच के देखो आप, तो 2p में भरते जाना है। 2p है तो क्या गम है, तो 1s2 2s2, 4 इलेक्ट्रॉन यहां पर हो गए तो 4 बचे हैं, तो 2p4। इधर की तरफ 1s2 2s2 2p5, और इधर की तरफ 1s2 2s2 2p6। डब्बे वाला आप लोग बना सकते हो क्या खुद से? मैं बना के बताता हूं। ये आपने बोला 1s, ये आपने बोला 2s, और ये आपने बोला 2p, ठीक है भाई साहब। अच्छा जी, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 2p में 4 भरने
लेकिन रूल क्या बताया था हुंस भाई साहब ने बस में बैठते टाइम? क्या रूल बताया था कि जब तक कोई भी सीट खाली पड़ी हुई है जब तक पेयरिंग नहीं करवानी है। तो पहला इलेक्ट्रॉन आपने ऐसे भर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा भी ऐसे भर दो, तीसरा भी ऐसे भर दो। अब चौथा इलेक्ट्रॉन जब आएगा तो पेयरिंग करेगा। तो पेयरिंग कहीं पर भी कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसकी गोद में बैठ जाए। मतलब सेम स्पिन के साथ में पेयरिंग नहीं करेगा, अपोजिट स्पिन के साथ में पेयरिंग करेगा। तो यहां पर भी पेयरिंग करवा सकते हो, यहां पर भी करवा सकते हो, यहां पर भी करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहां पर करवा रहे हो तो अपोजिट स्पिन के साथ में करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप मुझे बताइए यहां पर आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं? मुझे तो बिल्कुल दिख रहे हैं। ये वाले दोनों क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। क्यों? तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 2 हो गए। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन ऑक्सीजन एटम कितने हो गए? 2 हो गए। दिख रहे हैं क्या 2 सभी को? अरे दिख रहे हैं क्या? 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। अब फ्लोरीन की बात करो, देखो पिछले वाले में 3 थे, 2p3 था तो तुमने बोल दिया कि 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। देखो 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 ध्यान से देखना, 2p1 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 2p2 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 2p3 में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, p1 है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1, p2 है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2, p3 है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3। लेकिन p4 में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 नहीं होंगे, कम होने लग गए फिर से। अरे कम होने लग गए ना, क्योंकि p4 जब मैंने किया तो 3 तक तो अनपेयर्ड थे, अब चौथे वाले में पेयरिंग हो गई, तो पेयरिंग हो गई तो ये वाले दोनों पेयर्ड हो गए, तो यही वाले 2 अनपेयर्ड बचे, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 बचेंगे। अब p5 में क्या लगता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 होंगे क्या? p5 में क्या लगता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 होंगे क्या? बिल्कुल नहीं होंगे। देखो ध्यान से, ये 1s, ये 2s और ये 2p। 1s में बोलो 2, 2s में 2, 2p में देखो 1 2 3, 3 तो भर दी, चौथे में पेयरिंग, पांचवें में पेयरिंग, तो खाली ये एक ही तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 1 हो गया। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 1। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो है, अब 1 है तो क्या हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक तो रहेगा ही। ये वाला भी पैरामैग्नेटिक, ये वाला भी पैरामैग्नेटिक। अब लास्ट वाला देख लेते हैं, 1s2 2s2 2p6, ये 1s, ये 2s और ये 2p। तो 1s2 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2s2 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2p में 6 है तो पहला, दूसरा, तीसरा, 3 हो गए। फिर क्या होगा बोलो? चौथा। फिर क्या होगा बोलो? 5वां। फिर क्या होगा? 6वां। सारे के सारे पेयर्ड हो गए, सारे के सारे क्या हो गए? पेयर्ड। ये 2p था ना, 2p में 6 इलेक्ट्रॉन्स आ गए और सारे के सारे पेयर्ड है, तो मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे यहां पर? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए भाई साहब 0। मतलब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या है? पेयर्ड है। नियोन में ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है, तो ये क्या हो जाएगा बाबूजी? डायमैग्नेटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डायमैग्नेटिक हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? 10 तक समझ में आ गया? अब 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 वो भी लिख सकते हैं, लिखेंगे, पहले ये नोट करो। नोट कर लिया भाई सभी ने? नोट कर लिया? लिखना आ रहा है सभी को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? मजा आ रहा है क्या डब्बे बनाने में? अच्छा चलो एक पहेली पूछता हूं मैं आपसे, ठीक है? काफी दिन हो गए पहेली पूछे हुए, पहेली पूछता हूं तुमसे। कमर पतली है पैर सुहाने, कमर पतली है पैर सुहाने, कहीं गए होंगे बीन बजाने। पी, सोच लो ऐसी कौन सी चीज के बारे में ये डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है? कमर पतली है पैर सुहाने, कहीं गए होंगे बीन बजाने। तो अब देख लो, चलो मैं इसका आंसर बताऊंगा, लेकिन हम लोग तब तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। ये 11, ये 12। चलो 11 के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे, तो पहले 11 देख लेते हैं, विच इज सोडियम। 11 देख लेते हैं, दैट इज सोडियम, एटॉमिक नंबर 11 है। अच्छा ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप ये मत समझना कि हाँ भाई ठीक है ये तो कर ही लेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आपको आना ही चाहिए, तभी आपकी आगे की चीजें क्लियर हो पाएंगी भाई, ठीक है? सोडियम है तो एटॉमिक नंबर 11 है, तो 1s2 हो जाएगा, 2s2 और 2p6,
कुछ लोग बोलेंगे 2p7 कर दो, अरे भाई 2p में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 6 आ सकते हैं, तो 2p7 तो नहीं हो सकता। तो ये 10 इलेक्ट्रॉन्स तो हो गए, तो अब क्या कर दोगे, 3s1 कर दोगे। क्या कर दोगे, 3s1। अब देखो जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सब में ये तो आएगा ही आएगा यार, बोलो आएगा कि नहीं आएगा। हर एक एलिमेंट में जब जैसे मैं लिखूंगा, जैसे मतलब मैं लेट्स से कि मैग्नीशियम का लिखता हूं, किसका लिखता हूं, मैग्नीशियम का, तो Mg12 हो जाएगा उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 1s2 2s2 2p6 3s2। तो फिर से मुझे ये लिखना पड़ेगा, एल्यूमिनियम का लिखेंगे तो फिर से ये लिखेंगे, मतलब ये हर बार आएगा। तो मैं बोलूंगा यार मेरे को अब बार बार नहीं लिखना, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका है एक बार देखो, तो 1s2 2s2 2p6 ये है भाई साहब नियोन का। तो मैं बोलूंगा कि यार अब तुम बार बार मेरे को परेशान मत करना, ये लो मैंने नियोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया ऐसे नियोन करके। अब वो अंडरस्टूड है कि नियोन मतलब 1s2 2s2 2p6 होता है, तो नियोन और फिर बस बाहर वाले सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दो 3s1, क्योंकि नियोन में देखो कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी नहीं मिलता, कुछ और भी नहीं होता, कोई रिएक्टिविटी भी नहीं होती, तो मतलब नियोन और बाहर वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 3s1। तो अब मैं ना नियोन का इतना बड़ा डब्बा नहीं बनाऊंगा, मैं बोलूंगा कि ठीक है नियोन और फिर बस 3s में एक इलेक्ट्रॉन है तो 3s1, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी आ जाएगा, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां पर 1 आ जाएगा। मैग्नीशियम की बात करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, मैं बोलूंगा कि भाई साहब नियोन है तो नियोन और 3s2, नियोन और फिर क्या हो जाएगा बोलो 3s2। अब नियोन तो नियोन है भाई और 3s में 2 है तो एक ऐसे, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, पेयर्ड, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, मतलब ये क्या बन जाएगा, डायमैग्नेटिक बन जाएगा। क्या बन जाएगा बोलो, डायमैग्नेटिक बन जाएगा। अच्छा वो पहली का आंसर सोचा क्या आपने, कमर पतली है पैर सुहाने, कहीं गए होंगे बीन बजाने। अरे मच्छर भाई, कमर एकदम पतली होती है, पैर एकदम ऐसे ऐसे होते हैं, पी ऐसे ऐसे करते रहते हैं, तो बीन बजाने गए होंगे कहीं पे। कमर पतली है पैर सुहाने, कहीं गए होंगे बीन बजाने, कौन है, मच्छर है। अच्छा जी, तो सोडियम और मैग्नीशियम हो गया। अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं 13 विच इज एल्यूमिनियम, 14 is your silicon, 15 is your phosphorus। ठीक है, तो अब एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। एल्यूमिनियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 13 है, तो ये 1s2 2s2 2p6 ये तो आ ही गया। ठीक है, तो 3s में कितने आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स और फिर 3p में आ जाएगा 1, या फिर मैं इसको ऐसे लिख दूंगा कि नियोन है और फिर 3s2 3p1, या फिर नियोन है 3s के डब्बे बना लो और 3p, तो 3s2 लिखना है तो 2 इलेक्ट्रॉन लिख ले और 3p1। ठीक है, तो सिलिकॉन का बताओ क्या लिखेंगे। तो अब मैं बार बार मैं बोलूंगा कि नियोन हो गया, क्योंकि नियोन का एटॉमिक नंबर 10 है, तो नियोन के 10 तो आप मान ही लो, और फिर 3s2 3p2। ठीक है, फोस्फोरस हो गया, तो इसमें क्या लिखेंगे, नियोन 10 और 3s2 3p3। अच्छा, तो 3s2 है 3p2 है, तो बनाओ यार इलेक्ट्रॉन्स, 3s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 3p में एक इधर एक इधर। इधर की तरफ देखोगे तो 3s और 3p में बोलोगे तो क्या बन जाएगा, 3s में 2 3p में 1 2 3। समझ में आ रहा है सभी को। यहां पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 2, यहां पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 3। समझ में आ रही है कि सारी बातें समझ में आ रहा है। 3p2 है तो ऐसे ही करेंगे, 3p3 है तो ऐसे ही करेंगे। अब तो बस में बिठाना आ गया होगा आपको। चलो, फॉस्फोरस हो गया, तो अब बात कर लेते हैं सल्फर की, क्लोरीन की और आर्गन की। सल्फर की बात करोगे तो ये हो जाएगा नियोन, 10 इलेक्ट्रॉन्स तो हो गए, तो 3s2 3p4। इधर हो जाएगा नियोन 3s2 3p5 और इधर हो जाएगा नियोन 3s2 3p6। ठीक है, 3s2 3p4 है तो ये 3s और इधर 3p लिख लेते हैं। आप खुद सोच लो कि कैसे बनाएंगे। इधर 3s और 3p लिख लेते हैं और इधर की तरफ 3s और 3p लिख लेते हैं। अब क्या होगा बोलो, डब्बे बनाए तो 3s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 3p में 4 है तो 1
2 3 और फिर चौथे में पेयरिंग करवाओगे तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे यहाँ पर, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2। 3p5 है तो क्या करोगे, ये 2 तो इधर हो गए, इधर 1 2 3, फिर चौथे में पेयरिंग और 5वें में पेयरिंग, तो खाली 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा। और 3p6 है तो क्या हो जाएगा, 2 3 4 5 6 7, मतलब 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 0, मतलब ये क्या हो जाएगा, आर्गन जो है वो अपना डायमैग्नेटिक होगा, क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या है, पेयर्ड है। आर्गन इज डायमैग्नेटिक। समझ रहे हो बात। अब 19 और 20 का और लिखना है हमको। किसका लिखना है बोलो, 19 और 20 का और लिखना है। तो मैं एक बार आपको वो एनर्जी लेवल दिखा देता हूं। हमने क्योंकि 3p तक भर लिया है, क्योंकि 1s में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, 2s में 2 भर दिए, 2p में 6, 3s में 2 भर दिए, 3p में 6 भर दिए। तो 3p के बाद में भाई साहब 3d नहीं भरना है, बस इतना सा ध्यान रखना आपको। 3p के बाद में 3d नहीं आएगा, 3p के बाद में क्या आएगा, 4s आएगा और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे, और फिर 4s के बाद में हम लोग 3d भरेंगे। तो हम लोग यहां तक देखेंगे तो 20 एलिमेंट्स हो जाएंगे। देख लो एक बार कैसे, यहां तक देखेंगे तो कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, 20 एलिमेंट्स हो जाएंगे। देखो 2 2 4 और 6 10 और 2 12 और 6 18 और 2 20, 4s तक हमारे 20 एलिमेंट्स हो जाएंगे। 3p तक कितने हो चुके हैं, 18 हो चुके हैं। तो अब हम लोग आर्गन तक हो गया ना, आर्गन हो गया, तो पोटेशियम और कैल्शियम, ये खाली यही 2 एलिमेंट्स का हम लोग यहाँ पर आज की क्लास में करेंगे। पोटेशियम है, अच्छा शुरू से बना के बताता हूं मैं इसका, ठीक है। शुरू से करेंगे तो देखो कैसे करोगे भाई, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 6 इलेक्ट्रॉन, 3s में 2, 3p में 6। 3p के बाद में 3d नहीं आएगा, कौन आएगा, 4s, तो ये 4s1। इधर की तरफ देखोगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 4s2। अब तुम देख रहे हो क्या, अब बाकी सारे एलिमेंट्स में ये वाला चीज तो रिपीट ही हो रहा होगा यार, ये वाला चीज तो रिपीट ही हो रहा होगा। तो मैं बोलूंगा कि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया आर्गन का, जिसका एटॉमिक नंबर है 18। तो आर्गन का तो फिक्स मान लो, और फिर हो जाएगा 4s1। इसमें मैं बोल दूंगा कि यार ये आर्गन का हो गया और हो जाएगा 4s2। समझ में आ रही है बात। तो ये 4s1 है तो 1 इलेक्ट्रॉन, ये 4s2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन। इसमें सारे के साथ, इसमें 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, इसमें सारे के सारे क्या होंगे, पेयर्ड, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0। ये वाला क्या होगा, पैरामैग्नेटिक, ये वाला क्या होगा, डायमैग्नेटिक। बोलो बात समझ में आई क्या, बात समझ में आई। तो 20 तक मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिख दिया है। अब 4s के बाद में हम लोग भरेंगे अब 3d सब सेल। तो 3d वालों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, 3D वालों पे बहुत ज्यादा बार क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। तो 3D वालों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, आई होप कि आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा, आई होप कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पूरा आ गया होगा। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।